जीतते थे, ये अब उनके लोग ही, बीजेपी के अपने भक्तगण ही ये बात कहने लगे हैं। तभी तो इस फिल्म के खिलाफ हिंदू सेना वालों ने याचिका दायर की है। बीजेपी अपनी मजबूती दिखाने के लिए आप अक्सर ये बताती है कि दुनिया में मोदी जी की कितनी वाहवाही होती है, वैश्विक नेता उन्हें कितना सम्मान देते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति उनसे ऑटोग्राफ मांगते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनको बॉस कहते हैं, रॉक स्टार कहते हैं। लेकिन ये गुब्बारा भी उस वक्त फूट गया जब G20 की अध्यक्षता कर रहे भारत ने श्रीनगर में G20 के वर्किंग ग्रुप की बैठक की थी, मगर उसमें चीन, टर्की, सऊदी अरब और हिस्सा नहीं लिया था। आपको याद होगा, चीन ने कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र करार देते हुए श्रीनगर में होने वाले बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था, और तुर्की, सऊदी अरब के शामिल न होने की साफ वजह, स्पष्ट वजह न होते हुए भी उन लोगों ने कुछ नहीं कहा था। लेकिन यह समझा जा सकता है कि ये तमाम मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर पर लिए फैसले को सही नहीं मानते हैं, यानी मोदी जी यहां भी कटघरे में हैं। अब मोदी जी अमेरिका से होते हुए 24 और 25 जून को इजिप्ट जाने वाले हैं, कायरो, इजिप्ट की राजधानी। लेकिन क्या इससे वैश्विक स्तर पर उनका समर्थन बढ़ेगा या अरब लीग के देशों के बीच उनकी छवि सुधरेगी, यह देखना होगा। जिस इजिप्ट ने श्रीनगर आने से मना कर दिया G20 की अध्यक्षता कर रहे भारत की पहल पर, उस इजिप्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि उनके राष्ट्रपति के इनविटेशन पे जा रहे हैं, और आप याद कीजिए कि इसी साल 26 जनवरी को इजिप्ट के राष्ट्रपति हमारे यहां पे भारत में अतिथि थे, मुख्य अतिथि थे। वैश्विक मोर्चे पे चुनौतियों का सामना हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और इधर घरेलू मोर्चे पर भी बड़े संकट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं। मणिपुर पर बहुत सारी बातें होती हैं। कई हमारे साथी कहते हैं कि आप सिर्फ राहुल राहुल करते हो, मणिपुर की बात ही नहीं करते हो। ऐसे लोगों को मैं कह देना चाहता हूं इसी कार्यक्रम के जरिए कि हमारे किसी भी कार्यक्रम में पिछले 2 महीने उठाकर देख लीजिए, कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिस किया हो। आप महाराज जिनको तकलीफ है वो हमारे पूरे प्रोग्राम को देखा कीजिए। तो मणिपुर पर मोदी जी के मंत्री RK रंजन सिंह का ही कहना है कि मैं स्तब्ध हूं, मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह विफल हो गई है। उनके इस वीडियो को शेयर करते हुए, ये एक वीडियो है जिसका एक पार्ट आपके सामने टेक्स्ट के रूप में रख रहा हूं, क्योंकि वीडियो में वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन, उसका रूपांतरण हम आपके सामने रख रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं स्तब्ध हूं, मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह विफल हो गई है। ये कौन कह रहा है? ये मोदी जी के मंत्री कह रहे हैं साहब। उनके इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, और उन्होंने कहा है कि यहां मणिपुर के एक केंद्रीय मंत्री अपने राज्य की मौजूदा स्थिति पर विलाप कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री अभी भी चुप हैं। वो अपनी अमेरिका यात्रा की तैयारियों में व्यस्त हैं। ये देख लीजिए, आप कह रहे हैं अमेरिका जाने वाले हैं, अभी 21 तारीख को योग करेंगे वहां पे जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन यहां जो कुछ हो रहा है इस पर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर क्यों? तो मणिपुर से लेकर के और तमाम चुनावों में क्या कुछ हो रहा है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस दिशा में जा रहे हैं, ये सब हम चर्चा करेंगे आज। किस तरह मुश्किलों से घिर गई है मोदी जी की कुर्सी, और क्या सेंगोल के सहारे वो इस कुर्सी को बचा पाएंगे? याद है ना सेंगोल, राजदंड, जिसका हिंदी रूपांतरण है। क्योंकि आज कर्नाटक के, सेंगोल का नाम यहां, सेंगोल की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज कर्नाटक के CM सिद्धारमैया को पेरियार की मूर्ति के साथ एक सेंगोल उपहार में दिया गया है, जो सामाजिक न्याय का आह्वान कर रहा है। हिंदुत्व के मुकाबले सामाजिक न्याय स्थापित करने की मांग देश में जोर पकड़ रही है। जब से राहुल गांधी ने यह बात कही है उसी कर्नाटक में, और 2024 में इस मांग से मुश्किल में पड़ सकती है बीजेपी, और इसीलिए हिल सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी। लेकिन उससे पहले क्या फंस गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी? आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। आगे बढ़ते हैं और इस तमाम मसले को समझते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं
वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ, संजय कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अमलिंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। दोस्तों, चर्चा जो करने वाले हैं आपके सामने रख चुका हूं और सीधा सबसे पहले पहला कमेंट लेने के लिए आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास ही। किस रूप में देखा जाए, प्रधानमंत्री की तरफ भी बढ़ेंगे, 5 राज्यों के चुनाव है उसका विश्लेषण भी करेंगे, विपक्षी एकता की बात भी करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं। हम बात इधर उधर की बहुत करते हैं, हम राहुल गांधी की भी बात करते हैं, विपक्षी एकता की भी बात करते हैं, लेकिन जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बात करते हैं कि कैसे फंसी हुई है उनकी कुर्सी। जी स्वामी साहब। देखिए राजीव जी, आपके प्रबुद्ध श्रोता ने जो बात कही कि आप मणिपुर में बात क्यों नहीं करते हैं, लेकिन आज ज्यादा करते हैं। देखिए, वास्तविकता में सब प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं इस पैनल में और आपके श्रोता दर्शक भी बहुत प्रबुद्ध हैं, बहुत जानकार हैं। हर सिलेबस होता है, हर पढ़ाई का एक सिलेबस होता है। सिलेबस में किसी को पढ़ाया जाता है आग कैसे लगाई जाती है, किसी को पढ़ाया जाता है आग कैसे बुझाई जाती है। जो लोग आज सत्ता में हैं उनको पता है आग कैसे लगाई जाती है, उनको आग बुझाने की कला का पता ही नहीं है। इसीलिए मणिपुर, देखिए मणिपुर राजीव जी पूरे विश्व का पहला ऐसा किसी देश का राज्य है जो गृह युद्ध में फंसा हुआ है। वहां बसे हुए लेफ्टिनेंट जनरल ट्वीट कर रहे हैं कि मेरे यहां पर कोई सेफ नहीं है, मेरे घर को या किसी भी घर को कभी भी भीड़ आके आग लगा सकती है। मलिक साहब, जनरल मलिक ये कह रहे हैं कि जो उनकी चिंता है ये बहुत व्यापक है और बहुत उचित है, लेकिन जिन लोगों के सिलेबस में कभी आग था ही नहीं, वो पुरौला में आग लगा रहे हैं, वो कोल्हापुर में आग लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी अभ्यस्तता, उनकी जो विशेषज्ञता है वो केवल आग लगाना है। राजीव जी, आप और हम बात करते हैं दूसरों की व्यथा की, आज मैं अपनी व्यथा आपको राजीव जी बताता हूं। मेरी उम्र है 71 साल। अपने जीवन के पहले 62 साल में मैंने किसी से भी, एक भी व्यक्ति से अपने लिए यह नहीं सुना कि अखिल स्वामी तुम अर्बन नक्सल हो, तुम हिंदू विरोधी हो, तुम राष्ट्र विरोधी हो। मेरे को यह अपमान शब्द अपने जीवन के पहले 62 साल में कभी सुनने को नहीं मिले। पिछले 9 साल में रोज कम से कम 50 और पाखंडी लोग, मेरे जैसे लोगों को जो देशभक्त और जो सनातन धर्म जिनकी रग रग में बहता है, उन्होंने, मेरे जैसे लोगों ने ऐसा अपमान सहा है। मेरे जैसे लोगों का 70% देश की जनसंख्या का, जिसमें अन्नदाता भी है, जिसमें देश की बेटियां भी हैं, जिसमें देश के नौजवान भी हैं, जिसमें नौकरी मांगने वाले युवा भी हैं, उनको देश विरोधी, अर्बन नक्सल और हिंदू विरोधी कहा गया है 20% मूर्खों के द्वारा। राजीव जी, इन लोगों ने, भगवान बजरंगबली ने आग लगाई थी लंका में जाके, इन मूर्खों ने अपने भारतवर्ष में आग लगा दी है। ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये चीन से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये नेपाल से कुछ दोस्ती नहीं बढ़ा पा रहे हैं, पाकिस्तान से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इनको क्योंकि आग लगाना आता है, इन्होंने मेरे प्यारे भारतवर्ष की जो बगिया थी, जो एक प्यार भरी हुई बगिया थी जिसमें हम प्यार मोहब्बत से रहते थे, उसमें आग लगा दी, क्योंकि इनके सिलेबस में केवल आग लगाना था। वास्तविकता में ये जो आदि पुरुष का आपने संदर्भ लिया, ये बिल्कुल सच बात है। जब रामानंद सागर की रामायण हम लोग देखा करते थे, लोग घर के बाहर चप्पल उतार के आते थे, जूते उतार के आए थे। और ये जो आदि पुरुष इस भक्त ने बनाई है, मनोज शुक्ला मुंतशिर जिसका नाम है, आज लोग चप्पल और जूते लेके उसको ढूंढ रहे हैं। ये इन्होंने मेरे भगवान श्री राम और बजरंग का अपमान किया है, धर्म का अपमान किया है, सनातन धर्म का अपमान किया है। तो ये हिंदू हैं या ये हिंदुस्तानी हैं, ना ये देशभक्त हैं, ये केवल ऐसे लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग है। राजीव जी, टुकड़े टुकड़े गैंग, इस बारे में भी पूछा गया कि ये है क्या, तो सदन के अंदर बताया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने सदन के अंदर बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वही बाहर निकल के टुकड़े टुकड़े गैंग, जैसे ही बाहर निकले और मीडिया को बाइट दे रहे थे, तो फिर उन्होंने वही टुकड़े टुकड़े गैंग शब्द का इस्तेमाल किया। तो ये देखिए, ये देश है। खैर, ये चलता रहेगा, थोड़ा शब्दों के साथ खेलते हैं पॉलिटिशियंस, वो खेल रहे हैं।
लेकिन यहां हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर देश किस दिशा में जा रहा है, और साथ साथ उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप है वो कहां जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्दी अमेरिका पहुंचने वाले हैं, और जैसे जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया, उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मोदी जी अमेरिका की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, लेकिन आप अमेरिका की तैयारियों में लगे हुए हैं। मणिपुर के लिए आप कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, एक शब्द अभी तक आपने नहीं कहा। आपका केंद्रीय मंत्री कह रहा है कि मैं स्तब्ध हूं, मणिपुर जल रहा है, वो कह रहे हैं। जो सेना के लोग हैं वो कह रहे हैं, लेकिन मणिपुर पर ध्यान क्यों नहीं है, इसकी चर्चा भी लोग कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री की चुप्पी और प्रधानमंत्री की जो राजनीति है वो किस दिशा में जा रही है? क्या सचमुच प्रधानमंत्री का जो एक इकबाल था वो कम हो रहा है? क्या हिंदुत्व का जो नारा बुलंद करके बीजेपी आगे बढ़ रही थी वो भी कमजोर पड़ रहा है? और ऐसे में एक फिल्म भी आ जाती है आदि पुरुष। ये सब समझते हैं, इन सब की समझने की कोशिश करते हैं, और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी फंसी हुई है। आइए प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं, किस रूप में आप देखते हैं इन तमाम मसलों को? देखिए, अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, इकबाल। देखिए, देश जो है वो चलता है संविधान, रूल ऑफ लॉ और नैतिक बल से, इकबाल से। ये तीनों चीजें मिसिंग हैं। संवैधानिक संस्थाएं काम नहीं कर रही हैं, या उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है, नैतिक इकबाल है नहीं, और रूल ऑफ लॉ, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, जहां पे किलिंग्स हो रही है आमतौर पे, मतलब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं, इनकाउंटर जिसको कहते हैं, बुलडोजर चल रहे हैं। ये सारा कुछ जो हो रहा है वो अदालतों के बाहर हो रहा है। ये रूल ऑफ लॉ से चलने वाला देश जो है नहीं रह गया है। और अभी आप देखिए कि मणिपुर चल रहा है। चीन को हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि चीन को लेकर एक समस्या बनी हुई है, और प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बात नहीं आई। मुझे याद है कि पिछले प्रधानमंत्रियों का, अगर उनके कार्यकाल में आर्थिक स्थिति भी खराब होती थी, इन्फ्लेशन भी बहुत ऊपर जाता था, तो प्रधानमंत्री के बयान आते थे कि हम चिंतित हैं और कुछ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के बयान नहीं आते हैं, और बाकी मंत्रियों का कोई वजूद नहीं रह गया। मैं इसको बार बार यहां पे कहता हूं कि कैबिनेट सिस्टम अब केवल कहीं लिखा हुआ होगा, प्रैक्टिस में नहीं दिखता है जी। और मीडिया ने भी कैबिनेट मीटिंग्स की खबरों की कवरेज बंद कर दी है। पता नहीं होती भी है कि नहीं होती है। पहले तो कितनी चर्चा होती थी कि कैबिनेट नोट बना है, उस कैबिनेट नोट में खबरें कभी लीक भी होती थी कि कैबिनेट नोट में ये लिखा है। आजकल तो कैबिनेट नोट मिलता ही नहीं है मंत्रियों को, कैबिनेट मीटिंग में जाने से पहले मिलता है। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि जो गवर्नेंस के मूल सिद्धांत हैं वो नहीं हो रहे। और अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा, मैंने पहले भी इसको कहा था यहाँ पे, कि उन्होंने कहा कि देश ऑटो पायलट पे चले तो भी इकोनॉमिक की ग्रोथ इतनी रहेगी। लेकिन हकीकत राजीव जी ये है कि देश ऑटो पायलट पे नहीं चल सकता, देश को गाइड करना पड़ता है। इसीलिए इतनी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर है, लोकसभा के स्पीकर हैं, या और दूसरी संस्थाएं हैं। ये पीछे चला गया है बहुत। और दूसरा कि जो हावी है, जिस फिल्म की चर्चा अभी आप कर रहे थे, मैं फिल्मों की समीक्षा करता ही नहीं हूं और ना मेरी उसमें एक्सपर्टीज है, और वो दूसरी एक क्रिएटिव विधा है, ठीक है, लेकिन उसका समाज पे असर है। तो उस पर सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं भी जो सोशल मीडिया पे कंज्यूम कर रहा हूं, कि जो भाषा शैली
प्रधानमंत्री या उनके मंत्री या उनके नेताओं की है, चली गई फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर्स के पास भी, डायलॉग राइटर्स के पास भी, और वो दीवार खत्म हो गई कि फिल्म का विषय वस्तु क्या है, फिल्म किस प्लॉट पे है, किस किरदार से क्या हम बुलवा रहे हैं, उसकी भाषा क्या है। इससे ज्यादा मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहता हूं। अब देखिए, जो आपका हेडलाइन है कि फंस गई पीएम मोदी कुर्सी, कुर्सी फंसे या ना फंसे, लेकिन देश जरूर फंसा हुआ है और देश को तमाम समस्याओं का सलूशन चाहिए। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है हमारी, उसको लेकर बहुत डिबेट होते रहे हैं। वो डिबेट कुछ वर्षों में नहीं हो रहे हैं कि ये फर्स्ट पास द पोस्ट कितना कारगर है, नहीं है। बहुत सारी चीजों में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, सब ठंडे बस्ते में है। तो मेरा कहना है कि देश जो है वो फंसा हुआ है, उसको निकलना है नए आइडियाज को लेकर। हर दौर में एक नया आइडिया आता है जो देश को आगे बढ़ाता है, वो इंजन है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकली जो भी बड़ा आइडिया एक है, वो जो तमाम समस्याओं की निदान की तरफ एक दृष्टिकोण बना सकता है, वो भारत जोड़ो का आइडिया है। और भारत जोड़ो केवल पदयात्रा के तौर पे नहीं, विपक्षी पार्टियों में जो एकता हो रही वो भी भारत जोड़ो है। जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, माइनॉरिटीज, दलित, मार्जिनलाइज सोसाइटीज को लेकर उनकी मेन स्ट्रीमिंग की, वो भी भारत जोड़ो है। इकोनॉमिक गैर बराबरी, 1% लोग 75% इनकम ग्रोथ उनकी अगर हो रही है, तो ये एक बड़ी समस्या है जिसका सलूशन देश को चाहिए। और इन सब चीजों में देश फंसा हुआ है। और जाहिर सी बात है कि मोदी साहब की कुर्सी भी फंसी हुई है, क्योंकि नया जो इलेक्शन होगा 2024 में, वो एक नया आइडिया तलाश रहा होगा। और ये हर दौर में हुआ है राजीव जी, ऐसा नहीं है कि 2004 में नहीं हुआ, 77 में नहीं हुआ या 2014 में नहीं हुआ। देश हमेशा एक नए आइडिया को तलाशता है और ये तलाश जो है वो 2024 में हमको दिखाई देगी। और मुझे लगता है कि ये भारत जोड़ो एक आइडिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के पास कोई आइडिया नहीं है, नफरत कोई आइडिया नहीं हो सकता। टेलीप्रॉम्प्टर पे भाषण देकर विपक्ष को बुरा भला कहना देश में और विदेश में कोई आइडिया नहीं हो सकता। तो अब जहां पे लोकतंत्र देश फंसा हुआ है, देश को एक बड़ा आइडिया चाहिए। अगर मोदी साहब की कुर्सी बचती है तो एक बड़े आइडिया की, और अगर विपक्ष आता है तो उसको भी एक आइडिया लेकर आना पड़ेगा। अब देश को आगे 2024 के आगे जाना है, कैसे जाना है राजीव जी? जी, देश को कहां जाना है, कैसे जाना है, क्या फंस गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग मसले जो देश में मुद्दे, उन मुद्दों पर भी हम नजर बनाए हुए हैं और उन मुद्दों को सामने रखते हुए समझने की कोशिश कि क्या सचमुच अब यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाहर निकलना, 2024 के बाद भी सत्ता पर काबिज रहना मुमकिन है या नहीं है? आपका नजरिया क्या कहता है संजय जी? तो नरेंद्र मोदी जब आए थे तो उन्होंने भ्रष्टाचार दूर करने की बात की, 56 इंची सीने की बात की, और मंदिर भी उसमें था। तो लोगों ने उस पर विश्वास किया, उनको मौका दिया, और लोग देख रहे हैं कि उन्होंने दिया क्या और कैसे काम किया। तो जो सामने दिखाई दे रहा है हम सब लोग देख रहे हैं। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को खराब लगता है। मंदिर बना दिया उन्होंने तो उसको वो उपलब्धि मानते हैं, हम भी मान लेते हैं।
370 उनको खत्म करना था, उन्होंने खत्म कर दिया। उपलब्धि मानते हैं, हम भी मान लेते हैं, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? जो उनको करना था वो उन्होंने किया, और लेकिन उससे देश को कोई फायदा नहीं हुआ, पहली बात। और दूसरी ये कि भ्रष्टाचार दूर करने की बात थी, जिससे कुछ नया होना था या हो सकता था, उसको लगभग भूल गए। और अगर बाकी सब देखें तो लगता है कि भ्रष्टाचार अब पहले से कई गुना ज्यादा है। तो ये तो एक बात हुई कि जो आपका असली मुद्दा था, जो आप देने वाले थे, मंदिर तो बात की बात थी, वो तो सब एडिशनल था और साइड इफेक्ट्स थे सरकार के। सरकार का काम ये सब नहीं हो सकता था, सरकार का काम था एक अच्छा प्रशासन और एक अच्छी व्यवस्था देना। तो इस दोनों मामले में ये सरकार मुझे बुरी तरह फेल लगती है, और मैं समझता हूं कि सिर्फ मुझे नहीं लगती है, बहुत लोगों को लग रही हो, लगनी चाहिए। तो उसका एक दो उदाहरण है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस व्यवस्था में जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, सब मोदी जी अकेले कर रहे हैं। और मुझे लगता है, या हम सबको ये समझना चाहिए कि एक आदमी का काम नहीं है देश चलाना। अगर एक आदमी का काम देश चलाना होता, हो सकता अगर एक आदमी से देश चल सकता होता तो इतनी व्यवस्था करने की जरूरत ही नहीं थी। और जब इतनी व्यवस्था है, अगर आप सबका फायदा नहीं लेंगे, सबको यूजलेस कर देंगे या उनका उपयोग नहीं करेंगे, तो उसका नुकसान होगा जो दिखाई दे रहा है। जैसे एक नोटबंदी एक आइडिया था, ठीक है, मोदी जी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने हिम्मत नहीं की, हमने हिम्मत की, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, आपने हिम्मत की, इम्प्लीमेंट कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो आपको एक ऐसा प्रयोग करके रुक जाना चाहिए था, या इसको जस्टिफाई करना चाहिए था कि अगर आपने इम्प्लीमेंट किया, कोई फायदा नहीं हुआ, तो अगला फिर क्यों करेंगे। और दूसरे कि ये आपका अपना आइडिया नहीं था, कैसे आया था, ये सब सार्वजनिक हो गया। तो ये सब करने के बाद कि हम जो आप कर रहे हैं उससे फायदा नहीं हो रहा है, वो आपका ओरिजिनल आइडिया नहीं है, और किसी के कहे सुने पे आपने बिना विचार किए, जो आपकी टीम थी, लोग आपके सलाहकार थे, उनसे सलाह किए बिना, उनकी राय आपने जबरन एक तरह से थोप दिया। तो ये आपकी कार्यशैली भी है, जो कार्यशैली थोड़ी तानाशाह वाली, डिक्टेटरशिप वाली है, जो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो इन सारी बातों से लगता है कि जो आदमी डेमोक्रेटिक नहीं है, जो आदमी अपने मुक्ता है और कहता है कि हमारा 56 इंची का सीना है, और जाहिर है वो 56 इंची का नहीं है, उन्होंने ऐसे ही कह दिया था। और ये उसी तरह है कि आप एक मुगालते में, एक गलतफहमी में कुछ भी कहते रहे। ये कह देना कि अकेला सब पे भारी है, संसद में कह देना, आप अकेले सब पे भारी नहीं, आप प्रधानमंत्री है इसलिए भारी है, नहीं तो आप क्या बिगाड़ लीजिएगा। आपके पास सीबीआई, ईडी है इसलिए आप भारी हैं, आपके सदों का दल है, एक बहुमत है, इसलिए आप वहां कुर्सी पे बैठे, इसलिए आपको संसद में बोलने दिया, नहीं तो आपको घुसने कौन दे संसद में। तो आप अकेले भारी नहीं है, आपको वोट मिला है, आपको बहुमत मिला है, और आप हम लोगों से सत्ता में बैठे हैं, और आप कह रहे हैं अकेला सब पे भारी। आप अकेले सब पे भारी नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री की सोच बताती है, और इस पद पर पहुंचकर भी उनकी सोच 10 साल बाद भी वही है, ये शर्मनाक है। और लगता है कि लोगों को सोचना चाहिए कि क्या ये आदमी इस पद के लायक है। और उसका एक उदाहरण ये है, अभी जवाहर मेमोरियल का नाम बदल देना, या उसका पूरा कैरेक्टर ही बदल दिया गया, बेसिकली उसका कैरेक्टर ही बदल दिया गया। मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री के संग्रहालय जैसी किसी चीज की जरूरत थी, तो वो एक नया और अलग बनाया जा सकता था, बना देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए जो बना था, इतने साल से चला, जवाहरलाल नेहरू के लिए बना था, प्रधानमंत्री के लिए नहीं बना था। और जवाहरलाल नेहरू जो है सो है, वो आपके कम करने से कम नहीं हो जाएंगे। तो और जवाहरलाल नेहरू को आप कहेंगे कि वो सिर्फ प्रधानमंत्री थे और हम भी प्रधानमंत्री इसलिए हम बराबर हो गए, तो वो हो नहीं जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू जो थे, जो हैं, जो रहेंगे, और जो आप हैं सो आप रहेंगे। आपने जो किया है वो आपका काम आपके साथ है, और नेहरू जी ने जो किया था, जो थे वो हैं। तो अब आप उसको नेहरू म्यूजियम को प्रधानमंत्री संग्रहालय बना देंगे तो वो हो नहीं जाएगा। तो ये आपकी सोच बताती है, और चूंकि आप अकेले काम करते हैं, आप किसी से राय विचार करते ही नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का आइडिया है। तो आइडिया के लेवल पे वो ये है कि आप पीछे चले जाओ। मेरा मानना है कि अगर नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा मान लीजिए, और उनके समर्थक बहुत अच्छा मानते हो, और मान लें कि उन्होंने ऐतिहासिक काम किया, 370 हटा दिया वगैरह वगैरह, तो क्या उनके बाद अगर बीजेपी की सरकार आएगी, नहीं आएगी,
तो क्या उनके लिए कोई ऐसा संग्रहालय स्मारक बनाएगी? मुझे लगता नहीं बनाएगी। कांग्रेस की सरकार क्यों बनाए? जब उनको नेहरू जी का किया याद नहीं है तो मोदी जी का किया तो उसके मुकाबले कुछ नहीं है। और अगर बीजेपी की सरकार मोदी जी का कोई स्मारक बना देगी तो कांग्रेस की सरकार आगे चल के क्यों नहीं तोड़ देगी? तो ऐसे देश चलता है, ऐसे काम होता है, और ये प्रधानमंत्री के स्तर का काम है। तो इस हालत में मुझे लगता है कि ये सिर्फ नहीं दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी फंसी है, मुझे लगता है कि हम फंसे हुए हैं कि हमने किसको प्रधानमंत्री बना दिया। पूरा देश फंसा हुआ है कि हमने किसको प्रधानमंत्री बना दिया, ये किस लायक है। और जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, आज मैंने सुबह सुबह एक ट्वीट पढ़ा कि 500 के जो नोट छपे उसमें 88,000 करोड़ रुपए के नोट गायब हैं, मतलब प्रेस में छपे और रिजर्व बैंक को नहीं मिले। तो मैं ये देख रहा था, ये ढूंढना शुरू किया कि इससे रिलेटेड खबरें क्या हैं, तो ये सब ढूंढते वो तो पता चला कि वाकई नोट तो गायब ही हैं। 88,000 करोड़ रुपए के बराबर के नोट गायब हैं और जिसकी कोई चर्चा नहीं है। वो आरटीआई के सवाल के जवाब में वो बताया गया है। और इस खबर को ढूंढते हुए मुझे पता चला कि 500 रुपए के 2 तरह के नोट बाजार में हैं और दोनों को असली कहा जाता है। तो क्या मैं ये ना मानूं कि 500 रुपए का दूसरा वाला नोट बाद में इरादतन प्लान्ड छपवाया गया है और जो गायब हो गया, जिसका कुछ हिस्सा गायब हो गया, या जो भी स्थिति है 80,000 करोड़ रुपए का सवाल 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सवाल है और सरकारी व्यवस्था करेंसी का सवाल है। आप 100 करोड़ रुपए के लिए एक मंत्री को जो सबसे अच्छा काम कर रहा था जेल में बंद कर देते हैं। 2005 और 12 के मुकदमे के मामले की जांच करने के लिए तमिलनाडु के मंत्री को जेल में बंद कर देते हैं। जो दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री जो सबसे अच्छा काम कर रहा था वो जेल में बंद है कुछ करोड़ रुपए के लिए। और 88,000 करोड़ रुपए के नोट कहां गए उसका पता ही नहीं है। तो ऐसा प्रशासन आप दे रहे हैं, या आपके प्रशासन की चिंता ऐसी है। और उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला है, अडानी के 20,000 करोड़ रुपए का मामला है। तो आप कर क्या रहे हैं? जो आपको करना होता है आप कुछ कर ही नहीं रहे। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार हो जाते और तब वो प्रूव नहीं होता कि उन पर पॉस्को का केस है, या तब वो लड़की गिरफ्तार होने के बाद वो अगर उसका बयान वापस लिया जाता या बयान प्रूव नहीं होता तो माना जाता कि इंक्वायरी हुई है। जब आपको दिखावा ही करना था तो यही दिखावा करते, लेकिन आपको उसकी भी जरूरत नहीं लगी। आपने गिरफ्तार नहीं होने दिया, गिरफ्तार नहीं हुए और बयान पलट गया। ये साफ साफ दिखा रहा है कि दबाव में बयान बदला गया है। ये आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया और मनीष सिसोदिया बिना सबूत के जेल में है। ये हमारी व्यवस्था है। ठीक है, वो अदालत के आदेश पे जेल में है और ये पुलिस की जांच में गिरफ्तार नहीं हुए, पुलिस ने किया और वो अदालत ने किया। लेकिन इस समय जिस ढंग से सरकार चल रही है उसमें सब तो नरेंद्र मोदी ही करते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने ये व्यवस्था बनाई है कि अगर उनका समर्थक होगा तो वो 20,000 करोड़ रुपए में भी गिरफ्तार नहीं होगा, 80-88,000 करोड़ रुपए की चिंता नहीं होगी। लेकिन अगर वो विरोधी है तो वो 2015 का मामला हो या 2005 हो, उसमें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आप कैसा न्याय कर रहे हैं? क्या सरकार चला रहे हैं? और अगर आप सब पे भारी है तो किस बात के लिए भारी है? इसीलिए कि एक आदमी को आप बचा लें और एक आदमी को बिना मतलब जेल में डाल दें, जो काम कर रहा था। मैं नहीं कह रहा हूं बिना मतलब, और ठीक है वो अगर अपराध है सब है, तो भी अगर उन्होंने रिश्वत ली है तो एटलीस्ट अभी प्रूव नहीं हुआ है। तो जो आदमी काम कर रहा था वो जेल में है और जो आदमी 88,000 करोड़ रुपए के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, जिसको ढूंढा जाना चाहिए, जिसका पता लगाया जाना चाहिए, वो काम ही नहीं हो रहा है। तो सरकार का काम और प्रायोरिटी ये है। मणिपुर वाला मामला हम लोग ले लें। मणिपुर में आज जयराम रमेश जी ने ही ट्वीट किया है कि मणिपुर के 10 से ज्यादा नेता दिल्ली आकर 10 दिन से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलने का, और प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है मिलने का। तो प्रधानमंत्री के पास समय इसलिए नहीं है कि उनके पास बोलने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं है। तो संसद में ये बोल देना कि अकेला मैं सब पे भारी हूं, और जब काम करना हो तो आप किसी से मिले नहीं, किसी से बात नहीं करे, और मणिपुर जल रहा है, इतने लोग मर गए, इतना सब हो गया, आपने एक लाइन में एक शब्द नहीं बोला। तो जाहिर है कि आप प्रशासक के रूप में आप उस पद पे, जिस पद पे बैठे हैं, उस पद पर काम करने के लिए आप अयोग्य, अक्षम है, या आप काम कर नहीं रहे हैं, चाहे उसका कारण जो हो। दोनों कारण से उनकी कुर्सी खतरे में है, होनी चाहिए और उनको निश्चित रूप से हटा देना चाहिए। अगर वो खुद नहीं हटते हैं
तो उनकी पार्टी के लोगों को हटाना चाहिए, और कम से कम चुनाव अगर बीजेपी को जीतना है या जीतने की कोशिश करनी है तो इनको हटा के ही चुनाव लड़ना चाहिए, तभी चुनाव होगा। अदरवाइज नरेंद्र मोदी ने अब कुछ बचा नहीं है। वो फ्यूज बल्ब हैं जो पहले 500 वाट के होंगे, 1000 वाट के होंगे, अब वो किसी लायक नहीं है। तो अब उनके नेतृत्व में कोई क्यों वोट देगा, मुझे नहीं समझ में आता है। तो अगर मैं देख रहा हूं तो बीजेपी में भी लोगों को ये दिखना चाहिए और उनको ये सोचना चाहिए कि हम इनके नाम पर कैसे वोट मांगे। और अगर बीजेपी को लगता है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है तो फिर तो उसका नुकसान पूरी पार्टी को उठाना चाहिए, और फिर पूरी पार्टी इस लायक नहीं है। राजीव जी, 2024 का इंतजार है। आना चाहता हूं गर्ग साहब आपके पास। मोदी जी या ब्रांड मोदी, मोदी का करिश्मा, मोदी का इकबाल, वो डाउन जा रहा है, और ये बात, और उसके साथ साथ हिंदुत्व, वो काम नहीं आ रहा है। और ये बात ऑर्गेनाइजर ने, आरएसएस का मुखपत्र, उसने लिख करके बता दी अपने 26 मई के एडिटोरियल में, स्पेशल रिपोर्ट जो उनकी छपी उसमें। उस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं, आप भी बता चुके हैं अपने वक्तव्य में पहले इसी कार्यक्रम में। दूसरी बात, विधानसभा चुनाव, और उसमें भी कर्नाटक का विधानसभा चुनाव, उसमें बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। और आप मध्य प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश की स्थिति आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है, कौन बता सकता है। तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मध्य प्रदेश में क्या कुछ होने जा रहा है, रिजल्ट क्या आने जा रहा है 6 महीने 4 महीने बाद जब भी चुनाव हो। छत्तीसगढ़ बगल में है, छत्तीसगढ़ को भी आप देख रहे हैं, तेलंगाना भी बगल में है, आंध्र और राजस्थान भी बगल में है, और एक मिजोरम में है। इन 5 राज्यों के चुनाव, इन 5 राज्यों में बहुत अच्छी हालत में बीजेपी नहीं है। यानी कि प्रधानमंत्री का ब्रांड ठीक हालत में नहीं है, हिंदुत्व ठीक हालत में नहीं है, रही सही कसर। ये जो अभी फिल्म आई है आदि पुरुष, देखिए कैसे खुद पे चोट पड़ती है। केरला स्टोरी लेके आए, अभी 2-3 फिल्में लाइन में लगी हुई हैं जो समाज में भेद पैदा करे। उन फिल्मों की मार तो आप समाज में डाल करके और चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, और द केरला स्टोरी को आप कर्नाटक में भुनाने की कोशिश किए, और बजरंगबली को भी कर्नाटक में भुनाने की कोशिश की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। आदि पुरुष और रही सही कसर से आपकी कमर को तोड़ रहा है ये जो फिल्म आई है, और तो यहां भी डाउन है। इसके बाद एक खबर सुनने में आ रही है कि चुनाव शायद ये जल्दी करवा लें। तो मुझे ये बात पल्ले नहीं पड़ रही है, जरा आपके जरिए समझना चाहता हूं कि चुनाव जल्दी करवा करके क्या फायदा होने जा रहा है मोदी जी को। और अगर मोदी जी को फायदा हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो हम लिख रहे हैं फंस गई है पीएम मोदी की कुर्सी, उसके बाद शायद उस फंसे हुए हालत से बाहर वो निकल पाए। लेकिन 2004 का चुनाव भी हम लोगों ने देखा था, उस समय शाइनिंग इंडिया का जोर था। और आप याद कीजिए 3 राज्य अलग हुए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ अलग होकर के मध्य प्रदेश से, फिर झारखंड था, उत्तराखंड था, और छत्तीसगढ़, राजस्थान और यही मध्य प्रदेश में चुनाव, और उसमें जबरदस्त जीत मिली थी बीजेपी को, और चुनाव करवा दिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब। इन राज्यों में तो अच्छा स्वीप कर गई उनकी जो पार्टी थी बीजेपी, लेकिन उसके अलावा तमाम राज्यों में उनको वो सीटें नहीं मिली जिन सीटों के आधार पे 2004 में वो जीत हासिल करते। अब 2024 में आपको क्या नजर आ रहा है? क्या सचमुच फंसी हुई हालत में है बीजेपी? और सबसे बड़ा जो एक सवाल आपके सामने रख रहा था, उसका जवाब भी आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर क्यों प्रीपोन करवाने की बात चल रही है कि चुनाव पहले हो सकता है। जी गर्ग साहब। देखिए, मैं अभी जो मैं जितना पढ़ रहा हूं और समझ रहा हूं, उसमें मुझे लगता नहीं कि चुनाव जल्दी होंगे, क्योंकि दिसंबर तक तो 3 राज्यों में, 4 राज्यों में या 5 राज्यों में चुनाव है। तो इसलिए, और सब इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये काफी महत्वपूर्ण है, और मिजोरम तो अपनी जगह है। तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि लोकसभा के चुनाव फिर मई तक ड्यू हो जाएंगे, तो मैं इस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं कि इतनी जल्दी चुनाव होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोई तैयारी उस दिशा में अभी नजर नहीं आ रही है। और कर्नाटक की हार, पंजाब की हार, हिमाचल की हार से बहुत डिमोरलाइज्ड है। आपने भी जिक्र किया अभी कि जो ऑर्गेनाइजर का एडिटोरियल है उसके बारे में आपने जिक्र किया कि उसमें सलाह दी गई है कि
हिंदुत्व और प्रधानमंत्री की जो छवि है, अकेले उसके दम पर भारतीय जनता पार्टी 2024 का मुकाबला नहीं कर पाई। तो एक तो बात यह हुई कि मुझे अभी कोई इस तरह के संकेत नजर नहीं आते हैं कि चुनाव लोकसभा के जल्दी होंगे, और दूसरा ये कि अगर हुए जल्दी तो वो सरकार को ज्यादा नुकसान होगा बजाय फायदे के, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी चीजें राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। मैं देखिए मध्य प्रदेश पर आने से पहले एक मणिपुर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं, और वो इम्पोर्टेंट है, हम लोगों के लिए भी है, जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए भी है, और देश के लिए भी है। ये मामला केवल 32-35 लाख की आबादी वाले मणिपुर का नहीं है राजीव जी। ये जो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं, या सिक्किम को भी मिला लें तो 8 हैं, तो हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, और फिर सिक्किम को भी एक जोड़ सकते हैं। करीबन 8 करोड़ की आबादी के ये राज्य हैं। ये इतने गुथे हुए हैं आपस में एक दूसरे के साथ कि ये मामला मणिपुर का नहीं है। ये जो आग है, मणिपुर का संबंध पूरा का पूरा जो अभी चल रहा है उसका नागालैंड से है। वो जो कुकीज हैं वो नगाओं के साथ जुड़े हुए हैं, वो उनका समर्थन है वहां नागालैंड का। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी घटना है, और आबादी का जैसा मैंने जिक्र किया कोई 7-8 करोड़ लोग रहते हैं वहां, और वो देश के साथ उनका एसिमिलेशन पहले से कम है। असम को अगर छोड़ दें तो बाकी राज्यों का हमारा जो मुख्य धारा है उसमें उनका एसिमिलेशन बहुत ज्यादा सरकारों ने कभी उस ओर ध्यान दिया नहीं। अब आप बताइए कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ओक्रम इबोबू सिंह पिछले 10 दिनों से बैठे हुए हैं वहां डेलीगेशन के साथ, और आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की जयराम रमेश ने, उसमें भी वो लोग पूरे के पूरे उपस्थित थे जी। और वो प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांग रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 3 मई से पूरा का पूरा मणिपुर जल रहा है, और वहां कोई सुरक्षित नहीं है। मतलब जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनके घर को जला दिया गया, और उनके और चीजों को जला दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के घरों पर हमले हो रहे हैं। सेना और नागरिकों के बीच में संघर्ष चल रहा है, और हथियार छीने जा रहे हैं, और स्थिति इतनी भयानक है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने एक बात कही जयराम रमेश ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 2001 में जब इस तरह की स्थिति मणिपुर में हुई थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मणिपुर के डेलीगेशन से तुरंत बातचीत भी की और समस्याओं को समझा, और पूरा का पूरा मामला तब शांत किया गया। आप बताइए कि ये प्रधानमंत्री को एक राज्य जल रहा है पूरा का पूरा, एक पूरा नॉर्थ ईस्ट तबाह हो रहा है, और मिलने का समय नहीं है एक डेलीगेशन से। मतलब यह है कि रोम जब जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, तो हमारे जो नीरो हैं वो जब मणिपुर जल रहा है तब विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो अमेरिका जाएंगे तो उनसे लोग पूछेंगे कि आप कैसे छोड़कर आ गए एक जलते हुए राज्य को, अपने यहाँ एक जलते हुए पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को। ये गंभीर घटना है देश के लिए, और हमारे नागरिकों के स्तर पर इस चीज को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है कि मणिपुर में हो क्या रहा है। मणिपुर की जो वास्तविक समस्या है जी।
उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं दी जा रही है कि उसमें जो हुआ है उसमें असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, उनकी क्या भूमिका है, राम माधव की क्या भूमिका है, जो उन्होंने समझौते किए थे उनकी क्या भूमिका है, और जो आरएसएस के द्वारा इतने सालों से काम किया जा रहा था मणिपुर में उसकी क्या भूमिका है। और वहां करीबन 200 से ज्यादा जो चर्च को जलाया गया है पूरे के पूरे मणिपुर में 200-250 चर्चों को जलाया गया है, उसकी क्या भूमिका है। आप बताइए कि पूरे देश से इतनी बड़ी घटना को मणिपुर को छुपा के रखा जा रहा है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया में भी देखिए, अखबारों में देखिए, कुछ नॉर्थ ईस्ट के अखबार छोड़ दें, कलकत्ता के छोड़ दें, टेलीग्राफ वगैरह को, तो हमारे यहाँ के दिल्ली के अखबारों में या और बॉम्बे की तरफ चले जाएं, वहां जाते जाते तो पूरा मणिपुर डाइल्यूट हो जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये भारत जैसे देश में इस तरह की घटना हो रही है और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री गए थे, बताइए क्या करके गए। वो उनके फोटो छपे थे कि जो हमारे जो बैठक ले रहे हैं उसमें वो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं पात्रा साहब, वो भी बैठक में बैठे हुए थे जी। संबित पात्रा बैठे हुए थे। वो क्या करके आए थे वहां, काफी समय पहले गए थे वो वहां। ये चिंता का विषय है और आपके ये माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को लोगों तक ये बात जाना चाहिए कि लोगों का ध्यान हटाया जा रहा है। मैं ये आदि पुरुष की जो कंट्रोवर्सी है या और चीजों की जो कंट्रोवर्सी है उसको ये मानता हूं कि डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये चीजों को उससे ध्यान हटा रहे हैं, एक बड़ी समस्याओं से ध्यान हटा रहे हैं। चीन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आप बताइए कि अरुणाचल भी है वो 7 सिस्टर्स में, अरुणाचल में चीन क्या कर रहा है उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। लद्दाख में क्या हो रहा है उसकी जानकारी नहीं है। तो ये बड़ा गंभीर मसला है राजीव जी। अब आपका जो दूसरा सवाल है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में देखिए अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों को हमको सम्मिलित रूप से देखना पड़ेगा। मैं कोई बहुत इस तरह की भविष्यवाणी इसलिए नहीं करना चाहता कि ये कर्नाटक से अलग जगह है और कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है वो भी पूरी की पूरी अलग है। अगर इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा स्पष्ट होकर ये कहना चाहता हूं कि कर्नाटक में कांग्रेस ने हिंदुत्व को बिल्कुल नकार दिया था। अगर आप वहां देखें तो मैनिफेस्टो में एंटी कन्वर्शन लॉ को खत्म करने की बात कही थी, बजरंग दल की बात कही थी, द केरला स्टोरी की बात कही गई थी। आप देख रहे हैं कि एक आज ही मैं पढ़ रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की एक विधायक ने कहा कि अनीता शर्मा नाम की विधायक ने कि हमको हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी है और उसमें प्रत्येक हिंदू को मदद करना होगी। आप अगर मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे एक इंडिपेंडेंटली, तो मैं थोड़ा सा परेशान हूं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व के आधार पर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना चाहती है और जो कि कर्नाटक की जो पूरी स्ट्रेटेजी थी उससे अलग है। एंटी कन्वर्जन लॉ मध्य प्रदेश में भी है और बजरंग दल मध्य प्रदेश में भी है और वो तमाम चीजें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी हैं जो केरल में थी, जो कर्नाटक में थी। पर राहुल गांधी ने जिस बहादुरी के साथ वहां इन चीजों का सामना किया और एक नए किस्म का रिस्क ली, उन्होंने जोखिम ली कि देखते हैं इतने बड़े हिंदू बहुल राज्य में अगर वो बजरंग दल के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं या धर्मांतरण कानून को खत्म करने की बात कर रहे हैं या
अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, हिजाब की बात कर रहे हैं, नमाज की बात कर रहे हैं, हलाल की बात कर रहे हैं, या बिल्किस बानो की बात कर रहे हैं, या प्रधानमंत्री के हिंदुत्व को चुनौती दे रहे हैं, फ्रंट सामने से वो बजरंगबली लेकर आए तो उसको चुनौती दे रहे हैं। राजीव जी, हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में उल्टा हो रहा है कर्नाटक से, तो मैं थोड़ा सा उसको लेकर चिंतित हूं। अब वो हमारे कुछ जो विश्लेषक हैं वो मानते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक चेंज है कांग्रेस का, कि जैसा देश वैसा भेष, मतलब एक रणनीतिक डिसीजन है कि या अप्रोच है। आपने सुना होगा कि जबलपुर में प्रियंका गांधी ने नर्मदा पूजन 101 ब्राह्मणों के साथ जो किया, और पूरे शहर में बजरंगबली की गदाएं 30-30 फीट की लगाई गई। क्या ये राहुल गांधी की जो हम राहुल गांधी को जिस इमेज में देख रहे हैं कर्नाटक के बाद से, और जो उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि हमने देखा, अमेरिका में देखा और तमाम जगह देखा, क्या उससे मेल खाती है क्या? तो अगर हिंदुत्व का मुकाबला, बीजेपी के हिंदुत्व का मुकाबला कांग्रेस एक हिंदुत्व से करेगी, तो वो जो अल्पसंख्यक हैं या दलित हैं या और लोग हैं, आदिवासी हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग हैं, वो थोड़ा सा अपने आप को एलिनेटेड फील करेंगे। और आप वो जो बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में ही अपनी सेंध लगाकर आप अपने लिए हिस्सा मांगना चाहते हैं, तो ये कितना, हालांकि अभी किस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए हमको, ये बड़ा जल्दी होगा, अभी 4-5 महीने की देरी है, पर जो चल रहा है वो थोड़ा सा, आप चूंकि मुझसे पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में, इसलिए मैं बता रहा हूं जी बिल्कुल, कि थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। और ये डिपार्चर है जो जिस कन्विक्शन की हम यहाँ आपके चैनल पे भी बात करते रहे हैं, या कर्नाटक की जिस तरह से बात करते रहे हैं, या हेड ऑन चैलेंज की जो बात करते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में जो दिया है, ये दिक्कत फिर हमको आएगी, या बात कांग्रेस को आएगी, या वो जो हम जैसे हैं जो सेकुलर को थोड़ा सा करना चाहते हैं, कि हमको अपनी बातचीत में एक थोड़ा सा किस तरह से बहस में पार्टिसिपेट करें, कि हम मतलब कांग्रेस के सेकुलरिज्म को कैसे डिफेंड करेंगे। जब आप उत्तर प्रदेश जाएंगे चुनाव लड़ने, तब हम क्या कहेंगे, या और राज्यों में जाएंगे तब क्या करेंगे, या पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे तब क्या करेंगे। आखिरी बात कह रहा हूं मैं, आपने चूंकि जिक्र किया था जी कि 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों जगह कांग्रेस जीत गई थी राजीव जी, और उस समय भी मोदी जी साहब थे, उनका हिंदुत्व था तगड़ा, उसके बावजूद जीत गए थे। 2019 में तीनों राज्यों से कांग्रेस का सफाया हो गया था। राजस्थान में एक भी सीट नहीं मिली कांग्रेस को लोकसभा के, मध्य प्रदेश में केवल एक सीट मिली छिंदवाड़ा की, जो कि इनका कमलनाथ का गृह जिला है, जहां से उन्होंने अपने बेटे को खड़ा किया था, और छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 2 सीटें। अब आप सोचिए कि कोई टीम अभी फिर से है, 2018 की टीम तीनों जगह फिर से उपस्थित है, छत्तीसगढ़ में भी है और मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है। और उस समय जो मुकाबला हुआ था वो हिंदुत्व के आधार पर नहीं किया था कांग्रेस ने। अब आप सोचिए कि
मुझे क्या कहना चाहिए कि कांग्रेस की जीत के बारे में मैं क्या कह सकता हूं अभी से। और मैं, चूंकि राहुल गांधी की चिंता विधानसभा तो है ही, पर उससे ज्यादा लोकसभा भी है, तो क्या हम 2024 की अपॉर्चुनिटी को, ये जो सीटें हैं 40 सीटें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, 25 सीटें राजस्थान की है, 26 सीटें गुजरात की हैं, बड़ा चंक है। मैं 17 सीटें तेलंगाना की न भी जोड़ूं, एक बड़ा चंक है ये। तो क्या हम क्या, मतलब हम क्या सोच रहे हैं, मतलब क्या विधानसभा जीतना चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा दोनों जीतना चाहते हैं, कि हमारा उद्देश्य केवल राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को हटा और 2018 की तरह और 2019 की तरह फिर से नरेंद्र मोदी को मैंडेट देना है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो पूरा काम कर रहे हैं वो लोकसभा के लिए कर रहे हैं जी। और हमारे यहाँ जो कोशिश चल रही है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, राजस्थान का तो झगड़ा आपको पता ही है, किस तरह के झगड़े आपस में चल रहे हैं जी। तो मैं अभी तो इतना ही कहना चाहता हूं, मैंने काफी समय ले लिया। आपके बाकी कोई सवाल होंगे तो फिर कभी आता हूं, दोबारा आता हूं आपके पास गर्ग साहब। और बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहां रख रहे हैं, जरा हिंदुत्व का जो मसला है वो उस पर भी आएंगे, और खासकर जो सॉफ्ट हिंदुत्व कहें, हिंदुत्व कहें, जो भी हिंदुत्व कह लें, और उधर जो कांग्रेस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जबलपुर से जब प्रियंका गांधी ने शुरुआत की थी, आगाज किया था चुनावी प्रचार का मध्य प्रदेश में, और उस दिन जो नर्मदा के तट पर पूजन अर्चन और उसके अलावा पूरे शहर में 30 फीट का गदा, ये सब कुछ पूरी दुनिया ने देखा। और ये किस दिशा में लेके जा रहा है खासकर कांग्रेस की राजनीति को। और ऐसा ही हाल हम, जैसा आप बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी देख रहे हैं और लगातार पिछले 5 साल से देख रहे हैं। तो कुछ कोई ना कोई स्ट्रेटेजी रही होगी, उस स्ट्रेटेजी को भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है। कांग्रेस के लोगों से भी जानेंगे, समझेंगे, और जरूर हम अपने जो हमारे साथ दर्शक साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको उन तक ये बात जरूर पहुंचाएंगे कि आखिर इस हिंदुत्व के जरिए कांग्रेस, जैसा गर्ग साहब कह रहे हैं, कि क्या विधानसभा चुनाव ही लड़ने की इच्छा कांग्रेस रखती है या लोकसभा की तैयारियां भी कर रही है। क्योंकि मोदी जी अभी से जरूर लोकसभा की तैयारी कर रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साथी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्ता जी जुड़ गए हैं। जयशंकर जी, आपका स्वागत करता हूं। जयशंकर जी, हम चर्चा कर रहे हैं, यहां फंस गई है पीएम मोदी की कुर्सी 2024 के चुनाव के मद्देनजर। इसलिए हम यहां चर्चा कर रहे हैं क्योंकि सेंगोल ला करके आपने स्थापित तो कर दिया, लेकिन क्या सेंगोल के सहारे आप 2024 का चुनाव जीत पाएंगे? क्या सेंगोल के सहारे दक्षिण के राज्यों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे? आज दक्षिण का ही एक राज्य जो उनके हाथ से निकल चुका है अब और कांग्रेस के पास है, यानी कर्नाटक, वहां पर पेरियार की मूर्ति के साथ सेंगोल गिफ्ट किया गया है, दिया गया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को। तो सेंगोल की कहानी वहां भी है और उसको उसी हिसाब से सिद्धारमैया साहब ग्रहण कर रहे थे आज। और दूसरी तरफ इधर हम देख रहे हैं पूर्वोत्तर, अभी थोड़े दिन पहले आप 6 महीना पहले आप मणिपुर गए थे और मणिपुर के हालात आपने बयां की थी उस समय, और अब स्थिति दूसरी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी, मणिपुर के लोगों का उस बारे में सोचना, कहना और उम्मीद उनके बीच ये भी है, उन लोगों के बीच की किसी भी तरह से केंद्र सरकार हमारे लिए क्या कुछ कर रही है ये तो बोले, लेकिन प्रधानमंत्री बकौल कांग्रेस पार्टी तैयारियां कर रहे हैं यूएस की। और उसके बाद अब तो उनको एक और रास्ता मिल गया है, वहां से सीधे वो कायरो जा रहे हैं, इजिप्ट जा रहे हैं, 2 दिन वहां रहेंगे, 3 दिन रहेंगे इधर अमेरिका में, 2 दिन वहां रहेंगे, 5 दिन का सफर करके आएंगे। और उसके तब तक मणिपुर का क्या हाल हो रहा होगा ये भगवान जाने, क्योंकि मणिपुर की स्थिति बहुत खराब है। तो अलग अलग टिटबिट्स आपके सामने रख रहा हूं जिस पर चर्चा हम अभी पिछले आधे घंटे से 1 घंटे से लगभग करते आ रहे हैं। अब आपके विचार सुनना चाहूंगा कि चाहे मणिपुर हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे विधानसभा चुनाव में, आने वाले चुनाव में जो देखा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि भाजपा की हालत बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
की कुर्सी क्या सचमुच फंसी हुई दिख रही है, और कहा यह भी जा रहा है कि शायद प्रीपोन कर लें। हालांकि इस बात से मैं सहमत नहीं हूं पर्सनली, और न ही गर्ग साहब सहमत हैं। हमारे 4 पैनलिस्ट और भी जो हैं आपसे पहले जिन लोगों ने अपने अपने बात रखे, बयान अपने वक्तव्य दिए यहाँ पे, उन लोगों का भी कहना है कि ये थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगी इस पर कोई भी विचार रखना। क्या लगता है आपको? यहां से अब आपके पास आना चाहता हूं कि सचमुच यहां फंसे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंसे हुए हैं तो 2024 का चुनाव किसी और दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, पहली बात तो यह है कि चुनाव को प्रीपोन करने की बात जो कही जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक रणनीति का एक हिस्सा होता है। ये इश्यूज को उछाल देते हैं, उसके बाद उस पर बैरोमीटर के हिसाब से देखते हैं कि लोगों में रिएक्शन क्या है। और मोदी जी ऐसे आदमी हैं जो 1 मिनट के लिए भी सत्ता छोड़ने के लिए कभी सोच नहीं सकते हैं। अगर उनका बस चले कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक वो सत्तारूढ़ ही बने रहना चाहेंगे। एक उदाहरण इनके सामने है कि जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चुनाव करा दिया था, पहले चुनाव करा दिया था, प्रीपोन कराया था, तो बीजेपी हार गई थी और यूपीए की सरकार बन गई थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बन गए। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा जोखिम ये लेंगे, ये अंतिम समय तक चलाएंगे ये लोग। और ये कहने के लिए बार बार कहते रहते हैं कि साहब वो लोकसभा का चुनाव और विधानसभाओं का चुनाव एक साथ हो जाए तो बहुत अच्छा है, देश पर बड़ा खर्चा होता है, बहुत भार पड़ता है, लेकिन पता नहीं कहते किससे है, हमारी समझ में आता नहीं है कि प्रधानमंत्री इस तरह की बात अगर करते हैं तो किससे कहते हैं। उन्हीं के हाथ में, उनकी सरकार के हाथ में आप एक साथ चुनाव करा लीजिए। आप कम से कम यही सब चुनाव कराटा के साथ ही राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का करा लिए होते, या चाहते तो चलो इसी के साथ लोकसभा का चुनाव भी करा लीजिए। लेकिन वो सिर्फ कहने की आदि है, करने की आदि नहीं है। जो कहते हो कभी करते होते नहीं है। रहा सवाल 2024 के चुनाव का, तो देखिए जो अर्थमेटिक बता रहा है या जो टेक्निकल इश्यूज बता रहे हैं उसके हिसाब से तो भाजपा बुरी तरह से घिरे हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आज उसके पास सिर्फ 10 राज्य रह गए हैं। 10 राज्यों में भी मतलब 5-6 राज्य तो ऐसे हैं जहां पे 1 या 2 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर के अगर यूपी और इसको निकाल दीजिए, मध्य प्रदेश को निकाल दीजिए, तो कोई बड़ा राज्य आज इनके पास है नहीं। पिछले चुनाव में जितना इनको बहुत मिली थी, बिहार से मिल गया था या पश्चिम बंगाल से मिल गया था, महाराष्ट्र से मिल गया था, कर्नाटक से मिल गया था, तो वो इस बार तो एकदम साफ साफ दिखाई देता है कि वहां ऐसा कुछ नहीं है। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, जैसा भी गर्ग साहब भी कह रहे थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये अपना गुजरात, सारी सीटें जीत करके ले गए थे, 1 आध सीटों को छोड़ करके। तो इस बार भी वैसा ही होगा, ये थोड़ा कहना कठिन लगता है। लेकिन दूसरी तरफ एक ही चीज है, एक ही जो खतरा दिखाई देता है कि कांग्रेस के लिए, क्योंकि कर्नाटक जीत लिया है और संभव है कि मध्य प्रदेश भी जीत लेंगे, छत्तीसगढ़ भी जीत सकते हैं, राजस्थान भी अभी बराबर का ही मामला है। और जितनी मार काट आपस में कांग्रेस के अंदर है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के लोगों के बीच में है, हालांकि अशोक गहलोत का प्रभाव बहुत ज्यादा उतना नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा करने की स्थिति में होते तो भाजपा के लोग कब तक उनको लपक लिए होते, लेकिन वो भाजपा के लोग जानते हैं उनकी सामाजिक स्थिति को, उनके सामाजिक समर्थन के आधार को भी जानते समझते हैं, इसलिए वो नहीं संभव है। लेकिन जितनी लड़ाई कांग्रेस में है उससे अधिक लड़ाई भाजपा में है। आप देखिए कि अभी जो एक कार्यक्रम किया भाजपा के लोगों ने जयपुर में, उसमें पूर्व अध्यक्ष जो है सतीश पुनिया नहीं गए, वसुंधरा नहीं गई, बहुत ही हल्का प्रोग्राम हुआ। जो मीडिया, जो तथाकथित मोदी मीडिया है, उसने भी माना कि बहुत ही हल्का कार्यक्रम हुआ और लोगों ने एक तरह से बाइकाट कर दिया। तो उनके यहाँ भी लड़ाई काफी है, अंदरूनी लड़ाई बहुत ज्यादा है। तो इसको देखते हुए हमको लगता है कि राजस्थान में भी अभी तक तो एज ही है। लेकिन इसका एक दूसरा ये पक्ष ये भी है कि अगर ये चुनाव जीत जाती है कांग्रेस कर्नाटक की तरफ से, तो विपक्षी एकता थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। कांग्रेस का अपना अहंकार जल जाएगा, पुराना अहंकार जो है कि हम तो सत्ता के लिए है और हमको पहले क्षेत्रीय दलों को साफ करना है, मैदान साफ करना है, सीधे बीजेपी से लड़ाई लड़नी है। अगर उसमें ये भावना भर जाएगी, अगर ये आ जाएगी तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि हमको भूलना नहीं चाहिए कि 2019 के चुनाव में भी, उससे पहले भी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जीत लिया था, कर्नाटक में भी सरकार बना ली थी 18 में। हालांकि बाद में सरकार गिर गई थी खरीद फरोख्त के जरिए। लेकिन उसके बाद 2019 का जब चुनाव हुआ, चाहे पुलवामा अटैक कहिए, चाहे बालाकोट का
सर्जिकल स्ट्राइक कहिए, जो भी कारण कहिए, लेकिन भाजपा जो है प्रचंड बहुमत आ गई थी। वो नतीजे नहीं दोहराए 2019 में जो 2018 में सामने आए थे भर करके। तो इसलिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होना या बहुत ज्यादा अहम होना, तो भर जाना कि साहब अब तो हम ही हैं, अब तो हमारे ही पीछे सब लोगों को चलना है और अब हमको क्या करना है, एकता की क्या जरूरत है। अब तो राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा के बाद, कर्नाटक की जीत के बाद और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की संभावित जीत के बाद अब हमारे सामने कोई है नहीं, और क्षेत्रीय दलों को या तो हमारे पीछे चलना होगा या फिर अलग लड़ना होगा। तो ये भावना अगर निकल आ गई तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अन्यथा जो है देखिए, मध्य प्रदेश में भी अगर कांग्रेस जीतती है, भाजपा हारती है, तो भाजपा शिवराज सिंह शासन के कुकर्मों के कारण हारेगी। ये सेंगोल और ये जो प्रियंका जी का जो वहां से गदा उठाना और ये करना, ये सब प्रतीक मात्र है, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो ये सब आजमाए हुए हैं। दूसरा एक है, चाहे सॉफ्ट हो चाहे हार्ड हो, उसका स्वत्वाधिकारी जो है आज भी है विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ही है, उसमें उसको आप बीट नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आप पर थोड़ा जो मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाने में उनको थोड़ी हिचक होगी, ये बात हो सकती है, लेकिन इसके बदौलत आप चुनाव जीत पाएंगे, मुझे आज तक लगता नहीं है। तो वो जो भी होगा, आपका जो कार्यक्रम होगा, आपके अंदर की जो एकता होगी पार्टी की, और जितना आप जैसे कर्नाटका का हुआ था, कर्नाटका में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल एस छोड़ करके लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे थे, आज आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की हालत मध्य प्रदेश में भी वही नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके लोग आ रहे हैं, सिंधिया के लोग आ रहे हैं, या कांग्रेस के और लोग जो हैं वो भी बीजेपी में चले गए थे, अब उनको भी लग रहा है कि नहीं, अपने घर वापसी ही ज्यादा अच्छी है। तो वहां भी तनातनी है, वहां के सिंधिया के लोगों को टिकट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, वो सम्मान मिल पाएगा कि नहीं। हमको तो लगता है कि अब सिंधिया खुद भी किसी लायक नहीं रह जाएंगे, उनको भी लगेगा कि सब गलती तो हो गई। एक सभा में उन्होंने कह भी दिया था ना कि 2019 में गलती हो गई थी लोगों से। बाद में वहां जो बीजेपी का सांसद है केपी यादव, जिसने इनको हराया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, उसने कहा कि भाई सभा में कुछ मूर्ख लोग भी होते हैं, अब मूर्ख तो उनके अपने महाराजाओं का दिया। तो ये सारी चीजें भी चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वही है कि अगर इसके बाद इस सबसे सबक लेते हुए कांग्रेस के नेतृत्व में अगर कोई विपक्ष की एकता बनती है, 12 जून का प्रयास तो विफल रहा, 23 जून का प्रयास अगर सफल हो जाता है और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, स्टालिन, अगर ये लोग सारे लोग वहां पहुंचते हैं, विपक्ष की एक नई राजनीति उभर करके आती है, तो मुझे लग रहा है कि 2024 नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही कठिन होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बस ये है कि विपक्षी एकता में पंचर नहीं लगना चाहिए। जी राजीव जी एक बात आपसे ही एक सवाल और, चूंकि छोड़ के आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, बीजेपी और मध्य प्रदेश में तो महाराज शिवराज और नाराज की बात चल रही है, लेकिन यहां पर तेलंगाना में भी लोग बीआरएस को छोड़ के लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। 30 तारीख को राहुल गांधी की सभा है तेलंगाना में, उससे पहले प्रियंका गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी वहां डेरा डाले हुए हैं। कल भी जबरदस्त सभा थी और बीआरएस के कई नेता जो हैं यहाँ दिल्ली सोनिया गांधी से मिलकर के भी, और एक बड़ी टुकड़ी जो है वो कांग्रेस में पहुंचने वाली है। वहां पर क्या कुछ है, आपका नजरिया जरा इस पर भी चाहता हूं। देखिए, जो तेलंगाना बनाने का श्रेय तो यूपीए सरकार और कांग्रेस को ही जाता है, सोनिया गांधी को जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेलंगाना के लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, और वहाँ कांग्रेस का एक मजबूत आधार किसी जमाने में रहा भी है। इस तरह से इंदिरम्मा कहते थे, उसी तरह से सोनिया गांधी को सोनियम्मा भी कहते हैं वहां के लोग। लेकिन अब मुश्किल यह है कि टीआरएस जब बनी थी, आंदोलन क्योंकि उसी ने किया था, तो पिछला चुनाव लगातार जीत गए, वो टीआरएस के लोग जीत के आ गए। अब उन्होंने अपना बीआरएस बना दिया है और राष्ट्रीय स्तर पे उनके अंदर में महत्वाकांक्षाएं जगी है। लेकिन अलग राज्य की जो उपलब्धियां होनी चाहिए, जो विकास के कार्य होने चाहिए, जो उनके वायदे रहे हैं, उस मामले में केसीआर जो है थोड़ा विफल रहे हैं, उतना नहीं रह सके हैं। तो लोगों का एक तरह से मोहभंग जैसा होने लगा है, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों इनरोड करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी भी वहां पे अपने सांप्रदायिक एजेंडे के साथ और चंद्रबाबू नायडू के साथ कुछ बनाकर, समीकरण बना करके कुछ हिस्सों में घुसना चाहती है, और कांग्रेस का तो पहले से रहा है, जनाधार रहा है। हालांकि बीच में वही टीआरएस उनका काफी कुछ खा गया था कांग्रेस का, लेकिन अब लोग लौट रहे हैं। तो लौटने का मतलब ये हो रहा है साथ साथ कि लोग अब टीआरएस से नाराज हैं। अदरवाइज की केसीआर भी ऑफर तो करते ही है कि हम
विपक्षी एकता का अंग बनना चाहते हैं, कांग्रेस के साथ कोई अलायंस भी करना चाहते हैं। अब जब तेलंगाना राज्य बना था उस समय तो उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस किया नहीं था। उस समय अगर करके होते, दोनों मिल करके सरकार चलाते तो बात कुछ और होती, लेकिन वो बात हुई नहीं है। तो अब लोगों को थोड़ा सा लगने लगा है कि ये अकेले के बूते के सियार जो है सांप्रदायिक ताकतों से लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए कांग्रेस की तरफ वापस भी चला जाए। और खासतौर से जो अल्पसंख्यक मतदाता है वो राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े पैमाने पर, मैं राजीव जी, सिर्फ वो तेलंगाना की बात नहीं है, मध्य प्रदेश में तो खैर कम हो गए, लेकिन यूपी बिहार में भी लोग सोचने लगे हैं कि नहीं, कांग्रेस ही अब हमारी लड़ाई को लड़ सकती है, सांप्रदायिकता के विरुद्ध वही एक ताकत बनकर उभर सकती है। तो लोग लामबंद होना शुरू हो गए हैं और इसी का असर हमको लगता है कि तेलंगाना में भी दिखाई देगा। जब राहुल गांधी जाएंगे, प्रियंका जाएंगी तो एक स्थिति थोड़ी साफ दिखाई देगी। मतलब साफ है कि तेलंगाना में भी बहुत कांटे की टक्कर है। जिस टक्कर की बात राजस्थान में आप कर रहे थे, बराबरी का मुकाबला तेलंगाना में भी इस बार है। और वहां पलरा सत्तारूढ़ दल तो अभी केसीआर की पार्टी बीआरएस है, लेकिन पलरा जो है वो कांग्रेस का भी भारी है। तो बहुत मजेदार मैच होने जा रहा है, चुनावी मैच जो है वो खासकर इन 4 राज्यों में। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, और एक खबर ये भी आज कल और आज चल रही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो मायावती के साथ, यानी उनकी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। अभी गठबंधन की बात कर रहे थे जयशंकर जी और विपक्षी एकता की बात हो रही थी। 6 महीने बाद या 4 महीने बाद कांग्रेस कहां रहेगी उसकी बात तो कल को 2 बातें यहां रखना चाहूंगा। एक तो 12 तारीख का कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ था, वो 12 तारीख को विपक्षी दल मिल रहे हैं, ये सब भी भ्रमित करने के लिए ये फैलाया गया था। लेकिन 23 तारीख का ऐलान हुआ था, घोषित तौर पे कहा गया कि 23 तारीख को विपक्षी दल बैठेंगे और पटना में बैठक होगी, ये नीतीश कुमार ने कहा है। तो एक बस यही खबर है कि 23 तारीख को बैठक हो रही है, जिसमें राहुल गांधी भी और खड़गे दोनों जा रहे हैं, ये भी इधर से फाइनल है। अब देखते हैं 23 तारीख को क्या कुछ हो रहा है, उसके बाद क्या कुछ निकल के आ रहा है, विपक्षी एकता कहां तक मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, ये देखेंगे। लेकिन इधर एक जो ये दूसरी तस्वीर दिखाई दे रही है, इसके साथ आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। मायावती और कांग्रेस का गठबंधन, इस भी पिछले 2 दिनों से खबर चल रही है। मतलब दलित मतदाता और डी और एम की बात यहां चल रही है, मुस्लिम और दलित एक इस पे आना। और यहां इसलिए भी क्योंकि अगर कांग्रेस को देखा जाए, अभी अभी जयशंकर जी कह रहे थे कि अल्पसंख्यक मतदाता पोलराइज हो रहे हैं, एक तरफ जा रहे हैं। और जब से खड़गे साहब इस कुर्सी पे बैठे हैं, अध्यक्ष की कुर्सी पे, तब से थोड़ा खड़गे साहब की तरफ एससी जो है वो भी देखने लगा है। उसका रिजल्ट हमने देख लिया वहां कर्नाटक में। किस रूप में आप देखते हैं इसको अमलेंदु जी? देखिए राजीव जी, अभी असल में मुझे लगता है कि बहुत जल्दी होगी कुछ कहना। मायावती जी का जो जिस तरीके का स्वभाव है उसको देखते हुए कि कोई गठबंधन होने जा रहा है मायावती के साथ या नहीं होने जा रहा है, मुझको ऐसा लगता है। मायावती जी अभी काफी कुछ तोलेंगी और विपक्षी एकता की जो बैठक हो रही है उसमें शायद मायावती नहीं है, उसमें अखिलेश यादव बुलाए गए हैं। तो अब ये भी देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन अगर अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस तीनों अगर एक साथ आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो फिर बिहार और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया एकदम तय है। इसमें तो फिर कोई मतलब 2 राय नहीं रह जाएगी। फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर बड़ा कहा जाए तो नुकसान होगा इन दोनों राज्यों से। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई इस तरीके की संभावना अभी तक दिख रही है कि ये तीनों जो है वो एक साथ आ पाएंगे, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा स्वभाव जोड़ा जो है वो मायावती जी का स्वभाव ही है। और जिस तरीके से वो अभी तक हमलावर है कांग्रेस के ऊपर लेकर के, जिस तरीके से केजरीवाल हमलावर है उसी तरीके से मायावती भी कांग्रेस के ऊपर ठीक उस तरीके से हमलावर है। और मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद सबसे तीखा हमला था वो मायावती का ही था। तो इसलिए मुझे मतलब ये तो संभावना नहीं लगती। लेकिन अगर मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश आते हैं कहीं से चुनाव लड़ने के लिए, ऐसी कोई कांग्रेस कोई रणनीति अगर तैयार कर रही हो, हालांकि इस समय उत्तर प्रदेश की कांग्रेस को आप बहुजन समाज पार्टी ही कह सकते हो, तो मतलब उनके पदाधिकारी सब है वो सब पुराने बसपाई है सब, और कांग्रेसी उसकी क्या 2 ही है पूरी कमेटी जो मतलब पूरी उत्तर प्रदेश की तमाम में उनके क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, प्रांतीय अध्यक्ष कहलाते हैं जो 6 या 7, उन सबको आप जोड़ लीजिए तो केवल एक जो है वो योगेश दीक्षित, उनको छोड़ के बाकी सब बसपाई है। प्रदेश अध्यक्ष भी पुराने बसपाई है।
और वो कांग्रेस अध्यक्ष के साथ साथ पूर्व सांसद भी के खिलाफ नहीं भूलते हैं अपनी प्रेस विज्ञप्तियों में। मतलब ये बताना चाहते हैं कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष से उनका पूर्व सांसद बसपा का होना वो बहुत बड़ा है। हालांकि उन्हें 3000 वोट खुले थे चुनाव पिछला जब वो लड़े थे। तो इस तरीके से मतलब वो पूरी बसपा ही वहां हो गई है। तो अब उत्तर प्रदेश की उनकी पूरी पार्टी जो काम करती है, जो उनके है, वो सब बसपा की तरीके से ही है। लेकिन इसका कोई मुझे फायदा मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रोड़ा का फिर बनेंगे बसपा के साथ, तो नसीमुद्दीन बनेंगे फिर वहां, जो उनके पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो ये बहुत सी दिक्कतें वहां होंगी अभी। तो इसलिए मायावती के साथ कोई संभावना मुझे कम लगती है अभी इस तरीके। लेकिन चूंकि बड़े हित देखे जाते हैं और मायावती जी को भी लग सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आने के बाद परिस्थितियां बदली हैं और एक सेंटीमेंट जगह है दलितों के अंदर, पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस को। तो ऐसे में अगर मायावती जी को अपना भविष्य कुछ लगता है कि खतरे में है, तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस के साथ जाएंगी। फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की या पिछले दरबारी के साथ जाने की कोई कोशिशें किसी हाल में नहीं करेंगी फिर। लेकिन अब ये मायावती जी के ऊपर काफी निर्भर करेगा, कांग्रेस के ऊपर भी निर्भर करेगा, और जो खासतौर से विपक्षी एकता जो हो रही है उसमें क्या परिस्थितियां बनती है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो अब ये तो मालूम पड़ेगा ये क्या होता है उत्तर प्रदेश में, क्या नहीं होता है। काफी चीजें जो है वो गड़बड़ ना भी कुछ है। तो अभी विपक्षी एकता को उस तरीके से भी नहीं जा सकता। और जैसे जयशंकर जी कह रहे थे कि अगर तीनों राज्यों में मान लीजिए भारत में कांग्रेस जीत जाती है तो उसका विपक्षी एकता पे जो है मतलब बुरा असर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में उसका मुझे लगता है कि कोई असर नहीं पड़ेगा, बाकी और जगहों में पड़ सकता है उसका कोई असर जो है वो होता हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है वो तो जिनको लड़ना है आगे मध्य प्रदेश में लड़ेंगे ही लड़ेंगे, जिनको लड़ना है, जिनको नहीं लड़ना है वो नहीं लड़ेंगे। तो यहाँ तो मतलब उत्तर प्रदेश का मसला जो होगा वो बिल्कुल एकदम अलग तरीके का होगा। मुझे लगता है कि आखिरी समय में भी जो है बहुत सी चीजें इधर उधर वाली कुछ चीजें होंगी कुल मिलाकर के। लेकिन दलितों का एक बड़ा वर्ग जो है वो निश्चित तौर पर अब मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ देख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लगता है कि इसके लिए मतलब राहुल गांधी को फांसने की तैयारी की जिस तरीके से, और ये तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने खुद तैयार कर दी। मतलब लोग सोचे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, और चूंकि जिस तरीके से फंसाया उनकी संस्था को लेकर के राहुल गांधी की, और जो चुनाव लड़ने पर रोक है अभी 6 साल की, तो उससे अपने आप ही संदेश जाने लगा कि राहुल गांधी नहीं तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की तरफ से। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले में कुल्हाड़ी खुद मारी है राहुल गांधी की संस्था साफ करा करके मानहानि के मामले में। तो ये अब कितना वो असर करता है कांग्रेस के लिए। कर्नाटक में तो असर किया, कर्नाटक में तो दलित मतदाता जो एकजुट होकर के गया कांग्रेस की तरफ, उसका फायदा मिला है वहां कांग्रेस को। तो उत्तर प्रदेश में भी वो चीजें बनती हैं नहीं बनती हैं वो देखने वाली जो है काफी चीज होगी जी। उत्तर प्रदेश, हालांकि अभी जब राहुल गांधी अमेरिका में थे तो पहला एक ट्वीट, पहली बार राहुल गांधी के पक्ष में, हालांकि कांग्रेस को कोसते हुए, लेकिन राहुल गांधी के पक्ष में मायावती ने एक ट्वीट किया था। आप लोगों को याद होगा, एक के बाद एक 3 ट्वीट मायावती का था। उसमें राहुल गांधी का पक्ष लेते हुए कांग्रेस को कोसते हुए। शुरुआत शायद वहीं से होती है, थोड़ा सा उस दिशा में जाने की अगर देखा जाए, और ये अगर आगे प्रवान चढ़ता है तो शायद और भी कुछ हम देखेंगे। लेकिन ये खबर चूंकि निकली है तो इस पर चर्चा हम कर रहे हैं कि क्या मायावती इस गठबंधन के साथ आ सकती हैं। हालांकि बहुत अभी प्रीमेच्योर बातें हम कर रहे हैं, 23 तारीख के बाद क्या कुछ होगा वो देखेंगे। और जो आशंका जाहिर कर रहे हैं हमारे साथी जयशंकर गुप्त जी कि 4 राज्यों 5 राज्यों के चुनाव के बाद क्या परिस्थिति बनती है, कांग्रेस कहाँ रहती है। आज शशि थरूर ने कहा है कि कांग्रेस को कर्नाटक की जीत के बाद ज़्यादा उस पर मतलब गुमान नहीं करना चाहिए और आगामी चुनावों पर भरोसा करना चाहिए, आगामी चुनावों की तैयारियों में जुटना चाहिए। तो शशि थरूर साहब कह रहे हैं, उनके ही दल के हैं, लेकिन शशि थरूर साहब कांग्रेस की कर्नाटक की तैयारियों और दूसरे राज्यों की तैयारियों में कितना वक्त दे रहे हैं ये भी जनता देख रही है। अभी कुछ दिन पहले इंग्लैंड में थे, कैम्ब्रिज में जाकर लेक्चर दे रहे थे अभी 3 दिन पहले शशि थरूर साहब। खैर, लेकिन शशि थरूर साहब ने जो बात कही है वो अच्छी कही है कि कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस ध्यान दे रही है कि नहीं दे रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान किधर है ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। और क्या फंस गई है पीएम की कुर्सी, एक बार फिर से वहां आना चाहता हूं। और अगर पीएम की कुर्सी की बात हम करें तो कैसे नहीं विपक्ष की बात करेंगे, और कैसे नहीं हम कांग्रेस की बात करेंगे, और कैसे नहीं देश में जो कुछ हो रहा है उसकी चर्चा करेंगे, और कैसे नहीं पहलवानों की चर्चा करेंगे या मणिपुर की चर्चा करेंगे। तमाम बातें सामने आती हैं। आज साक्षी मलिक ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है, और वो भी कहा है, आरोप नहीं, उन्होंने साफ साफ खुलासा किया है। साक्षी मलिक और उनके पति दोनों ने वीडियो जारी करके उनका कहना है
कि जंतर मंतर पर बैठने का परमिशन दिलाने वाली जो फोगट बहनों में से एक बहन जो बीजेपी में है, उन्होंने परमिशन दिलवाया था। सिर्फ ये जानकारी के लिए आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि बीजेपी की तरफ से परमिशन दिलवाया गया था, जंतर मंतर पर बैठ करके आप धरना प्रदर्शन कीजिए। जानकारी बस। और ये तमाम बातें इसलिए यहां रख रहा हूं कि इससे आप उसके अंदर जाने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या सचमुच फंस गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आना चाहता हूं एक बार फिर से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। हिंदुत्व की बात हो रही थी, जब कह रहे थे श्रवण गर्ग साहब, तो आप हिंदुत्व, कांग्रेस के हिंदुत्व की परिभाषा कुछ और देते हैं। जरा मैं चाहता हूं कि आपका नजरिया उस पर कि किस दिशा में ये जा रहा है, कांग्रेस के हिंदुत्व को किस दिशा में देखा जाए चुनाव का, और यहाँ क्या कांग्रेस भी उस 80% में छेद करना चाहती है, उधर से कुछ लोगों को अपनी तरफ लेके आना चाहती है, और क्या उसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे जैसे कांग्रेस मजबूत होगी वो फंसते नजर आएंगे? स्वामी जी। देखिए राजीव जी, बीजेपी ने जो हिंदुत्व का जाल बिछाया था बहेलिए की तरह, और उसकी काट कांग्रेस के पास नहीं थी। उसने जो ये एक समाज को मैसेज दिया था कि हिंदुत्व पे उनका एकाधिकार है और कोई दूसरी पार्टी उनके समकक्ष नहीं, बाकी सब मुस्लिम परस्त पार्टियां हैं। और ये नैरेटिव को हम लोगों ने भी स्वीकार करके इसका प्रचार कर दिया था कि सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि हम हिंदू नहीं हैं, और हमको कहा गया कि हम मुस्लिम परस्त हैं। देखिए, वास्तविकता में हिंदुत्व दो प्रकार का है। एक वो हिंदुत्व है जो मुसलमानों से घृणा करता है, जो क्रिश्चियनों से घृणा करता है, जो उनके खिलाफ हिंसात्मक वारदात करता है। हम भी हिंदू हैं, हमारा हिंदुत्व कहता है, हमारा हिंदुत्व है स्वामी विवेकानंद वाला हिंदुत्व। हम कहते हैं हम कोई एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया में बिलीव करते हैं। हम हिंदू हैं, हम असली हिंदू हैं, लेकिन हम किसी भी जो अल्पसंख्यक है उससे घृणा नहीं करते, हम उससे घृणा नहीं फैलाएंगे। हम अजान भी सुनेंगे, हम गुरुबाणी भी सुनेंगे, और हम बजरंगबली का पाठ भी करेंगे। तो वास्तविकता में ये जो नैरेटिव कांग्रेस ने लगाया है, ये एक बहुत बड़ा जाल जो बिछाया था बीजेपी ने, उसको तोड़ने का प्रयास है। अब ये अल्पसंख्यकों का अगर आप सर्वेक्षण कराएं राजीव जी, 99% आज महाराष्ट्र का अल्पसंख्यक शिवसेना को वोट देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो ये मानता है कि जो ये शिवसेना है ये बीजेपी से कम खतरनाक है। और हम ये मानते हैं कि हम वो हिंदू हैं, हम उस हिंदुत्व की रक्षा कराना चाहते हैं जहां पे हिंदू अपने हिंदुत्व का पालन करें, जो इस्लामिस्ट लोग हैं वो अपने इस्लाम का पालन करें, गुरुबाणी का पाठ हो, हर लोग अपने धर्म और अपने जो उनकी पूजा पद्धति है उसका पाठ करें, लेकिन द्वेष ना हो। तो हम, जो मैं हमेशा से आपके कार्यक्रम में कहता आया, हम असली हिंदू हैं। हमारी लड़ाई ढोंगी हिंदुओं से है, हमारी लड़ाई मुस्लिम क्रिश्चियनों से, सिखों से है ही नहीं वास्तविकता में। क्योंकि मुझे जो गालियां दी हैं वो मुसलमानों ने या क्रिश्चियनों ने गाली नहीं दी हैं। हम लोगों को जो सेकुलर, अपने को हम कहते हैं हम सेकुलर हैं, और वास्तविकता में हम सेकुलर हैं, लेकिन हमें जो गालियां दी हैं वो मुसलमानों ने, सिखों ने, क्रिश्चियनों ने नहीं दी हैं। वो हमारे ढोंगी हिंदू जो कि हिंदुत्व का मतलब नहीं समझते हैं, उन्होंने गालियां दी हैं। तो मेरा संघर्ष इन ढोंगी हिंदुओं से है, और जो असली मुसलमान है उसका जो संघर्ष है वो ढोंगी मुसलमान से है। तो ये मॉडरेट हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं जो असली राष्ट्रवादी हैं, हम असली राष्ट्रवादी हैं। और जो ये जो माइनॉरिटी, हर धर्म के अंदर माइनॉरिटी है जो एग्रेसिव है, जो द्वेष फैलाने वाली है, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई है, हम उसको आइसोलेट करने में कांग्रेस का साथ देंगे, राहुल गांधी का साथ देंगे, प्रियंका गांधी का साथ देंगे। हम बजरंगबली का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, लेकिन हम किसी अल्पसंख्यक से कोई द्वेष और घृणा नहीं करेंगे। मतलब साफ है कि कट्टरता के विरोध में रहेंगे, लेकिन पूजा पाठ, बाकी चीजें जो हैं वो हम करेंगे, यही आप कहना चाह रहे हैं? जी। अब प्रशांत टंडन जी, हिंदुत्व की बात तो खैर हम लोग बहुत करते रहते हैं, और इतना शानदार विश्लेषण करते हैं स्वामी जी, वो क्या कुछ चल रहा है उस पर लगातार हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन जब हम प्रधानमंत्री की तरफ जाते हैं तो थोड़ा सा आपसे और भी समझना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री विश्व गुरु की बात खूब होती है। अभी चूंकि जा रहे हैं, और अभी हम देखेंगे कायरो में भी उनको
मिलना है प्रधानमंत्री को इंडियन डायस्पोरा से, और अमेरिका में न्यूयॉर्क सबसे पहले जा रहे हैं और पहले दिन ही वहां पे वाटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो योगा डे मनाने वाले हैं। ये भी यानी साफ दिखाई दे रहा है कि वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक छवि फिर से उनकी क्रिएट होने वाली है हिंदुस्तान में, जो अभी तक थोड़ा सा शिथिल पड़ी हुई है, शांत। जो आज की तारीख में हम लोग बात कर रहे हैं, इस बात पर थोड़ा सा मक्खन पॉलिश करने के लिए या इस पर पर्दा डालने के लिए कि नहीं जी मोदी ब्रांड अभी है। अब यहीं से शुरुआत करता हूं कि जब हम आगे बढ़ते हैं चुनावों में, तो क्या जो बाहर डायस्पोरा में जाकर के जब आप अपनी बात रखते हैं तो उसका असर हिंदुस्तान में पड़ता है? क्या प्रधानमंत्री का भाषण जो अभी न्यूयॉर्क में होने वाला है वहां के प्रवासियों के बीच में, भारतीय प्रवासियों के बीच में, चाहे कायरो में जो वहां करने वाले हैं प्रधानमंत्री 24-25 तारीख को इजिप्ट में, उसका असर आने वाले चुनावों पर हम देखेंगे क्या? और यहां से क्या हम एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रांड को लिफ्ट होते हुए देख रहे हैं क्या? या और अगर ऐसा होता है तो 5-7 और भी विदेशों की यात्रा प्रधानमंत्री जी कर लें, दूसरे देश में घूम के आ जाएं, वहां से सारी चीजें मस्त मस्त बिल्कुल हिंदुस्तान में उनकी पार्टी जीत जाएगी। नहीं राजीव जी, ऐसा है कि ये प्रधानमंत्री जो वो एनआरआईज के बीच करते हैं, जाकर गुजरातियों के या एनआरआईज के बीच में रैलियां विदेशों में, इसके दो सिंपल से मतलब हैं। एक तो यह है कि जो उनका ऑलरेडी जो कुनबा जो समर्थक है उसको बनाए रखने के लिए उसको लगातार एक खुराक चाहिए, वो वहां बना रहे। तो इसके लिए ये सब चीजें होती हैं। और दूसरा क्या है कि ये प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व में कुछ एक विशेषता है या खास बात है या कमी है कि बाहर जाके विदेशियों से नहीं मिलते। वो दूसरे जब प्रधानमंत्री बाहर जाते थे तो बाहर जाके उनके देशों के वैज्ञानिकों से, उनके स्कूलों में, कॉलेजों में प्रोफेसरों से, छात्रों से मिलते थे। ये प्रधानमंत्री इसको अवॉइड करते हैं और उसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं कि वो उनके ऊपर एक भारी बोझ है 2002 वाला, और वो लगातार उनके मन में एक शंका रहती है कि कोई मिल गया और उसने सवाल मुझसे पूछ लिया तो मैं जवाब क्या दूंगा। तो एक तो ये कारण है। दूसरा कि देखिए, विदेशों में जाकर अगर आपको विश्व गुरु बनना है तो उसकी एक, देखिए, विश्व गुरु बनने के लिए दिल बड़ा चाहिए। पहले भी यहां पे मैं चर्चा कर चुका हूं। अभी खबर है कि अमेरिका में एक मुस्लिम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट महिला जज बन गई जी। अमेरिका में मुस्लिम तो बहुत माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी में है। इतना सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, इतना सिस्टम ऐसा है कि सबको मौके मिलते हैं, तब अमेरिका विश्व गुरु होता है। तो इसलिए अभी बहुत लंबी यात्रा यहां पे तय करनी है, खासकर बीजेपी आरएसएस को। दूसरी एक बात देखिए, जो चुनाव की बात है, जो आपकी हेडलाइन है, मैं गर्ग साहब भी बात कह रहे थे, जो बहुत वाजिब बात है कि देखना होगा कांग्रेस हिमाचल और कर्नाटक में जीती कैसे। बहुत स्मार्ट कैंपेनिंग किया, स्मार्ट टैक्टिक्स थी। एक कम्युनिकेशन में हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं कि की मैसेज होता है, सेंट्रल मैसेज। तो कोई भी प्रोडक्ट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कैंपेन हो, उस की मैसेज से हटता नहीं है। बीजेपी का की मैसेज क्या है? नेशनलिज्म या हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र। बीजेपी कभी भी उस की मैसेज से दाएं बाएं नहीं होती है।
बीजेपी इस कंपटीशन में कभी नहीं पड़ती है कि वहां पे कर्नाटक में चुनाव हार सकते हैं तो हम सेकुलर बन जाएं थोड़े समय के लिए। बीजेपी ये प्रयास कभी नहीं करती है। एक चुनाव, दो चुनाव हारना उसको मंजूर है। ये समझना होगा दूसरी पार्टियों को भी कि अपने की मैसेज से आप नहीं हटे। हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम पे चुनाव पे गए, रोजगार के मुद्दों पे चुनाव पे गए, महंगाई के मुद्दों पे चुनाव पे गए, फोकस रहे। 5 पॉइंट का प्रोग्राम कर्नाटक में दिया, फोकस रहे, विचलित नहीं हुए और आपके सामने रिजल्ट है जी। और ये भी रिजल्ट है कि राजीव गांधी ने अयोध्या से राम राज का नाम लेकर कैंपेन स्टार्ट किया था और चुनाव हार गए थे। तो ये भी एक है। तो कोर मैसेज जो है वो उससे हटना नहीं है। और क्योंकि आपके पास जो लोग आज, जो गर्ग साहब कह रहे थे, आप अभी कांग्रेस के पास एक मूवमेंट है कांग्रेस की तरफ तमाम लोगों का, जो हमको कर्नाटक में दिखाई दिया कि बीजेपी सारी शेड्यूल ट्राइब सीटें हार गई। जो शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीटें उसमें कांग्रेस को अच्छी बढ़त है। मुस्लिम्स ने जेडीए सारे उम्मीदवारों को हरा दिया। एसडीपीआई के उम्मीदवार सब हार गए, ओवैसी के सब हार गए। कांग्रेस के 15 में से 9 मुस्लिम उम्मीदवार जीत गए। ये एक नया मूवमेंट है और अगर इस मूवमेंट को अगर आप उन सिंबल्स को इस्तेमाल करेंगे जो समाज में एक गलत संदेश देते हैं, गलत मैसेज देते हैं, तो ये मूवमेंट कहीं ऐसा ना हो कि ये रुक जाए या उसकी दिशा बदल जाए। दूसरा एक बात, आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि देखिए चैलेंज कहाँ है। कांग्रेस को, विपक्षी दलों को चैलेंज उन 190 करीब सीटों पे है जहां कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है और वहां पे उस 190 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% है, 175 सीटें। कांग्रेस का 15 सीटों का आंकड़ा है। बहुत आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग यहां पे लगानी होगी, चाहे वो गठबंधन की हो, मुद्दों की हो, टैक्टिस की हो। इन अगर 190 सीट में आप अगर कोई नया काम करते हैं, नया वोट बैंक लाते हैं, तब आपको मतलब 2024 दिखाई दे रहा है। एक और बात मैं सिर्फ जोड़ूंगा कि मैं 2024 के, 2019 के या 2014 के डेटा से कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहता हूं। एक रेफरेंस है। बिल्कुल ये संभव है और पीछे हुआ भी है कि बीजेपी के 37% ना आए, वो पीछे जाए। वो पीछे जाएगा तो किसी और को बढ़ेगा वोट, ये बिल्कुल संभव है। तो ये रेफरेंस है केवल कि हाँ ये एक ट्रेंड है, लेकिन उस ट्रेंड को हमने पिछले 2-3 चुनाव में देखा है कि एक मूवमेंट है। उस मूवमेंट को किल नहीं करना चाहिए कांग्रेस को। राजीव जी जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ रख रहे हैं। अब हालांकि समय खत्म हो गया है, जल्दी मैं आता हूँ आप लोगों के पास में। संजय जी, आपके पास क्या विधानसभा का चुनाव और लोकसभा के चुनाव दोनों के फर्क और अभी ट्रेंड की बात जो कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी, लोकसभा 2019, पर्सनली मेरी बात अगर कहें तो मेरी राय में 2019 का जो चुनाव है उसके रिजल्ट की तुलना से हम 2024 और चूंकि उस समय पुलवामा, बालाकोट, ये तमाम चीजें थी, राष्ट्रवाद की आंधी बह रही थी, उससे नहीं करना चाहिए। आज की परिस्थितियों में क्या विधानसभा के चुनाव से हम उसकी तुलना कर सकते हैं? अगर करने का हो, 2019 को अगर हम किनारे करते हैं तो क्या विधानसभा के चुनाव में जो ट्रेंड चल रहा है, जो कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी, उससे तुलना कर सकते हैं? 2019 में क्या कुछ, 2024 में क्या कुछ हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि जनरल ओपिनियन बीजेपी के अगेंस्ट में है कि बीजेपी से जो उम्मीद थी वो बीजेपी ने किया नहीं, दिया नहीं। मैंने अगर हिंदुत्व का ही काम था
तो जो एक्सपेक्टेड था या जो करना चाहिए था, मतलब जो अभी स्वामी जी ने जैसा कहा कि कट्टर हिंदुत्व की किसे जरूरत है, हम मुसलमानों को भगा ही दे, इसकी क्या जरूरत है, तो हम साथ ही शांति से चैन से क्यों नहीं रहे। तो बीजेपी ने जो किया है, जो कट्टरवाद और जो कांग्रेस करे तो तुष्टीकरण और खुद करे तो संतुष्टीकरण, ये लोग समझ रहे हैं और समझ गए हैं। तो इस हिसाब से जो जनरल माहौल है, मुझे लगता है कि वो बीजेपी के खिलाफ है। ठीक है कि राज्यों में स्थानीय लोगों को स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन उस सब के बावजूद मुझे लगता है कि बीजेपी अब खेल में नहीं है। अगर वो खेल में है तब तो फिर बात ही अलग है। अगर लोग उसके हिंदुत्व को या जो उसने किया उसको अगर लोग मान रहे हैं तो कोई मुकाबला ही नहीं है, फिर कुछ किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है और लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि नुकसान उससे हिंदुओं को हुआ है। जो बीजेपी का हिंदुत्व था तो उसमें पहलवान तो सब मुसलमान ही, हिंदू ही है, उसमें तो कोई मुसलमान नहीं है। तो नुकसान जो हुआ है मणिपुर में, जो जल रहे हैं तो वो हिंदू ही जल रहे हैं, वो तो बीजेपी का मंत्री जल रहा है, उसका घर जल गया। तो बीजेपी के हिंदुत्व से जो हुआ है उसका फायदा हिंदू को तो नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई उसकी उम्मीद करेगा और इसके लिए बीजेपी को वोट करेगा। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि बीजेपी आउट ऑफ फाइट है। और ये दोनों समय होगा, राज्यों के चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव के समय भी होगा, लोकसभा के समय भी होगा। और लोकसभा के समय हम ज्यादा उम्मीद करते हैं, विधानसभा वाला कुछ लोकलाइज हो सकता है शायद। जी संजय जी, आप बिल्कुल विपक्षी दलों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं आउट ऑफ रेस, बीजेपी इज आउट ऑफ रेस। गर साहब आपके पास आना चाहता हूं। गर साहब, एक सवाल, छोटा सा सवाल है, और ये जो विश्लेषण चल रहा है इस पे भी आपका विश्लेषण चाहता हूं। लेकिन ये मणिपुर पे आखिर प्रधानमंत्री की चुप्पी क्यों है, ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे। इतना बड़ा मामला है, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं और कहां से इसकी तुलना कर रहे हैं, ये चुप क्यों है आखिर? राजीव जी, आपके पास टाइम नहीं है मेरे ख्याल से, अभी हो गया आपका टाइम। तो नहीं, आप प्लीज आप बोलिए जी। आपके पास टाइम हो तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, मैं आप लोगों के टाइम को देखता हूं जी। नहीं, मणिपुर का मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वो हिंदू मुस्लिम नहीं है, हिंदू ईसाई है। और वहां आप अगर कोई भी कार्रवाई करते हैं, किसी भी तरह की हाई हैंडेडनेस होती है, तो उसका पूरा का पूरा जो असर है, आपके कई सरकारें जो आपके नॉर्थ ईस्ट में ईसाइयों के नेतृत्व में बनी हैं, उनके कोalition से बनी हैं, और उसका जो फॉल आउट है वो केरल में खासकर और गोवा में खासकर और कई जगह हो सकता है। ये अगर हिंदू मुस्लिम होता मामला, तो जैसा अभी वो कह रहे थे, संजय कुमार जी कह रहे थे या कौन कह रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी उसका हमारे इलाकों में लाभ ले लेती कि देखिए हिंदुओं पर हमले मणिपुर में हो रहे हैं, तो वो उसको कम्युनलाइज करके उसको पॉलिटिकल गेन में कन्वर्ट कर देती। पर आपने देखा कि मणिपुर के मामले को बहुत ही अंडर प्ले किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। तो उसका बेसिक रीजन ये है कि वहां जो कॉस्ट कॉम्बिनेशन है मणिपुर का या नॉर्थ ईस्ट का पूरा, उसमें जो मुस्लिम एलिमेंट है वो गायब है या अनुपस्थित है। और वहां पूरा जो काम किया है मणिपुर में, खासकर ये गुस्सा जो है वो आरएसएस के खिलाफ है, जो ऊपरी तौर पर लगता है। मतलब मैं कोई बहुत दावे के साथ इस चीज को नहीं कह रहा हूं, पर वहां जो इंजीनियरिंग की गई है आरएसएस के द्वारा, काफी काम किया आरएसएस ने वहां, और वो डिवीजन के तौर पर पहुंच गया और वो अब बूमरैंग कर रहा है। क्योंकि ये कुकीज में भी दो समुदाय हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, और दोनों ईसाई हैं और दोनों को नगा लोगों का समर्थन है। और मैतीज में जो है वो ज्यादातर हिंदूज हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं। तो ये पूरा कास्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उसको कई तरह से मैंने जिक्र किया था बारीकी से, कोई 200-250 चर्च जलाए गए वहां, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। और वो उसमें प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं?
वो उनको कोई ऐसी, जैसे बीरेंद्र सिंह को हटाकर नए मुख्यमंत्री को बनाने की बात जब मणिपुर में सरकार बन रही थी तब की, तब इन लोगों ने माना नहीं उसको। बीरेंद्र सिंह के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें हैं। तो ये कई चीज, मैं राजीव जी केवल एक ही चीज, टाइम नहीं है आपके पास बिल्कुल भी, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। अखिलेश ने एनडीटीवी के साथ एक इंटरव्यू आज चल रहा है, उसमें वो नॉन कमिटल हैं कि वो जाएंगे क्या वहां पटना, और जो मेरी रीडिंग है उसमें ये है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। आपने मायावती की बात की, मायावती के भाई के खिलाफ जो नोएडा में एक बिल्डर का जो पूरा प्रकरण अभी एक्सपोज हुआ है, जिसमें बिल्डर से 46% के कंसेशन पर 200-250 फ्लैट्स लिए गए हैं, वो पूरी की पूरी फाइल अब उजागर है। मायावती पर हमको से मतलब वैचारिक स्तर पर बात करना चाहिए कि नहीं, मैं कहना नहीं चाहता। ममता ने आज ही बयान दिया है कांग्रेस के खिलाफ, वो जो वहाँ लोकल सिचुएशन है उसको देखते हुए। तेलंगाना में आपने कहा ही है, और वैसे भी कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल गांधी गए थे, तब उन्होंने तेलंगाना में केसीआर के खिलाफ बहुत जबरदस्त प्रहार किया था और उन्होंने घोषणा की थी कि वो चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस। आम आदमी पार्टी और जो पंजाब और न्यू दिल्ली में है, वो मुझे नहीं लगता कि वो उसका कोई विपक्षी एकता से कोई लेना देना, उनका पूरा मामला ये ऑर्डिनेंस है उस तक सीमित है। ये 160 सीटें हैं राजीव जी, 160, मतलब कम सीटें नहीं है। मैं मतलब कभी किसी चर्चा में मैं आपको उस तरह के एनालिसिस बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश की 80 है, बंगाल की 42 हैं, या तेलंगाना की 17, पंजाब न्यू दिल्ली की 20 सीटें, 160 सीटें हैं। ये कम नहीं होती हैं। हमको जो मेरा ऐसा मानना है कि विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, बहुत अच्छा है। राहुल गांधी जा रहे हैं, खड़के जा रहे हैं, वो ये भी बहुत अच्छा। ये दोनों इसलिए जा रहे हैं कि ये कोई संदेश नहीं देना चाहते देश के लिए कि कांग्रेस विपक्ष के साथ सहयोग नहीं करना चाहती है। वो कोई ऐसी छवि नहीं क्रिएट करना चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो इस आरोप के साथ नहीं रहना चाहते हैं कि देखिए विपक्षी एकता के प्रयासों में कांग्रेस सहयोग नहीं कर रही है, या वो जा रहे हैं। आपको ये मानकर चलना चाहिए, हम सबको भी मानकर चलना चाहिए कि ये जो लोग, जैसे उन्होंने कहा माया ममता ने कि अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलेंगे तो फिर हम आपके साथ नहीं जोड़ेंगे, बंगाल में कांग्रेस को कहा है। तो बहुत सारे पेचेस हैं, ये लोग अलग अलग प्रकार से दबे हुए हैं। अखिलेश भी दबे हुए हैं, केंद्र की, उनका परिवार में कई इस तरह की चीजें हैं, दबाव हैं केंद्र के। ममता के परिवार के खिलाफ जांच चल रही है। केसीआर की बेटी फंसी हुई है शराब वाले मामले में, और आम आदमी पार्टी के 2 लोग तो जेल में हैं, तो कोई बड़ा नेता और जा सकता है जेल में। ये तमाम लोग विपक्षी एकता का साथ नहीं दे सकते, और आप ये भी मान के चल सकते हैं कि आगे पीछे बीजेपी के साथ अलाइन कर सकते हैं या बीजेपी को समर्थन कर सकते हैं। हमने बहुत सारे मामलों में तृणमूल कांग्रेस को देखा है, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव है और तमाम चीजें हैं जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने विपक्ष का साथ नहीं दिया है। हम लोगों को थोड़ा सा अपनी डिबेट्स में मैं तो कोशिश करता हूं कि एग्जेगरेशन से बचूं, कि मोदी निपट गए, मोदी गए, मोदी खत्म हो गए, पूरा खेल खत्म मोदी का अब तो मैं इस तरह की चीजों से बचता हूं। तो वो मेरे ऊपर आरोप भी लगा सकते हैं कि मैं प्रैक्टिकल नहीं हूं, क्योंकि
हमारे बहुत सारे मित्र मान के ही चलते हैं कि अब तो बस विपक्ष की सरकार सब जगह बन रही है, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में। देखिए एंटी इनकम्बेंसी है, राजस्थान में भी है एंटी इनकम्बेंसी, छत्तीसगढ़ में भी एंटी इनकम्बेंसी और मध्य प्रदेश में भी है, पर वो उसके कई दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो उसको कंट्रोल करेंगे। हम एक स्वीपिंग, जब मैंने एक बात कही थी कि 2018 में जीतने के बावजूद, कांग्रेस के जीतने के बावजूद 2019 में सफाया हो गया था, मैंने सीटें भी बताई, कुल 3 सीटें मिली 3 राज्यों में। गुजरात में तो सफाई हो गया, 26 सीटें की 26 चली गई। अगर 4 राज्य मान ले तो और भी ज्यादा मामला बनता है। थोड़ा सा अपने को एनालिसिस में, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो हमको कोट करेंगे कभी चल के, हमारी क्रेडिबिलिटी पर बात करेंगे कि हम लोगों ने क्या कहा था या क्या बहस की थी। इसलिए मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा अपने आप को रेस्ट्रेन करके बोलना चाहता हूं कि जो सिचुएशन है वो अभी हमको वेट करना चाहिए कि क्या। कांग्रेस के लोग जानते हैं, राहुल गांधी हकीकत को जानते हैं और इसीलिए वो पीछे हो गए कि ममता बनर्जी, अखिलेश, आम आदमी पार्टी और केसीआर और तमाम केसीआर उन पर आरोप नहीं लगा दें कि देखिए हम ये कांग्रेस को पसंद नहीं करते और ये कांग्रेस लीड ले रही है, तो उन्होंने नीतीश को आगे कर दिया कि चलो भाई हम पीछे रहेंगे। ये लोग सेबोटाज करेंगे, ये लोग विपक्षी एकता में बहुत बड़े फच्चर, अवरोध उत्पन्न करने वाले हैं, क्योंकि ये लोग कांग्रेस की तरह या राहुल गांधी की तरह ईमानदार नहीं है। तो राहुल गांधी को ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ेगी और ये हमको, अगर नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास में कोई चीज ढूंढना हो कि वो इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं इतने संकटों के बावजूद, तो उनको बहुत सारी चीजों पर गौर करना पड़ेगा। हम अभी स्वीपिंग कमेंट्स और स्वीपिंग कंक्लूजन्स हमको नहीं, मैं तो नहीं निकालना चाहता हूं कि बस अब कर्नाटक के बाद स्वर्ग हाथ में है, विपक्ष के पास है, मैं मानने को भी तैयार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसे भी चुनावी राजनीति में और उसमें भी कब कहां क्या हो जाए, कैसे पासा पलट जाए। 2019 में देखिए कैसे बिल्कुल विपक्षी एकता की बात हो रही थी और कोई नहीं कह रहा था कि मोदी जी दोबारा आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद पूरा का पूरा पासा ऐसा पलटा कि बहुत कुछ हो गया और 303 सीटें आ गई, 356 सीटें आ गई एनडीए को। जी मैं एक चीज ये कह रहा था कि वो स्वामी जी कह रहे थे कि वो 71 साल के हो गए और इतने लोग, 50 लोग रोज उनको ट्रोल करते हैं, तो मैं 77वें साल में चल रहा हूं और मुझे कोई ट्रोल नहीं करता है। वो इसलिए नहीं करता है कि मैं बहुत अपनी एनालिसिस में स्वामी जी की तरह तलवारें नहीं चलाता हूं, तो इसलिए मैं थोड़ा बचा हूं। जी, सबके विश्लेषण के अपने तरीके हैं और आप सही कह रहे हैं, आपका एक अलग अनुभव है, पत्रकारिता का अनुभव, स्वामी जी का छात्रों के बीच पढ़ाने का अनुभव और उस अनुभव के आधार पे वो अपनी बात रखते हैं। और सही है, ट्रोल आर्मी जो जहां जिसको मिल जाए उसको लपक लेती है, आप तो जानते ही हैं। आना चाहता हूं आखिरी क्लोजिंग कमेंट पे और जल्दी से जयशंकर जी आपके पास। जयशंकर जी, बहुत सारी बातें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके इर्द गिर्द ही भाजपा लड़ती है चुनाव, लेकिन आज की तारीख में क्या मोदी कमजोर नजर आते हैं? फाइनल कमेंट। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में अभी भी मोदी का कोई विकल्प नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो देश के बाद में हो सकती है। मैं 2 बातें कहना चाहता था। एक तो मणिपुर वाली बात वो रह गई थी जी। ये जो कहावत कही जाती है ना कि जब रोग जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, तो अब आश्चर्य की बात है कि हमारे देश का एक राज्य जो है
उत्तर पूर्व का एक महत्वपूर्ण राज्य जो है वो जल रहा है, बुरी तरह से जल रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका और कायरो की यात्रा में लगे हुए हैं। एक बार न तो उसके बारे में कोई चर्चा की। और देखिए, पवन जी ने मणिपुर के बारे में बताया, ठीक है, लेकिन अभी बीच में जो खबरें आई, ये कहा लोगों ने कि हिमंत बिस्व शर्मा ने जो पिछला विधानसभा का चुनाव था, कुकी विद्रोहियों का समर्थन लिया था, उनसे पैसे देकर के उनका समर्थन लिया था। जो कुकी आदिवासी हैं उनका समर्थन, उनके विद्रोही गुटों का समर्थन लिया था। मैं पहले ही इस मंच पे बहुत बार कह चुका हूं कि मणिपुर की समस्या की गुत्थी जो है नागालैंड में जुड़ी हुई है। नगा समझौता ये कर चुके हैं अंदरूनी नगा विद्रोहियों के साथ, लेकिन उसके बारे में खुल करके कभी बात नहीं करते। तो तथाकथित नागालैंड बनाने की बात है, उसमें मणिपुर के 3-4 जिले चले गए हैं। तो चंद्रपुर उसी में है जहां पे अभी सारा कांड हुआ है। तो इसलिए वो स्थिति नहीं है। आप सोचिए कि गृह मंत्री जा करके वहां पर होके लौट आए, उसके बाद भी लगातार आगजनी हो रही है। विधायक का घर जलाया, केंद्रीय मंत्री का घर जलाया, पार्टी का ऑफिस जलाया, कितनी आगजनी घटनाएं रोज हो रही हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे खाली कुकी आदिवासी या जिसको आप ईसाई भी कर सकते हैं वो कुकी लोग ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैदान में तो सारा माइती लोग भरे हुए हैं और उन लोगों का भी उसी तरह से हमला होता है। लेकिन सच बात यही है कि हमारे गृह मंत्री पूरी तरह से विफल हुए हैं मणिपुर की समस्या को समाधान करने के लिए। अभी तक तो कायदे से उनको सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, वहां के लोगों, वहां के राजनीतिक दलों की बैठक बुलानी चाहिए थी, कुछ तो बात करनी चाहिए थी, लेकिन मन में तो कुछ और छिपा हुआ है, इसलिए उसको जल रहा है, मणिपुर जलने दिया जा रहा है। दूसरी बात जो बार बार हो रही थी कि मायावती जी के बारे में, देखिए सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश का जो सामाजिक समीकरण हाल के वर्षों में बना है, उसके पहले कभी कांग्रेस के साथ ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित मतदाता बड़े पैमाने पर होते थे और वो तीनों के तीनों छिटक गए। दलित चले गए मायावती जी कांसीराम जी के साथ, मुस्लिम मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के साथ, और कुछ हद तक मायावती जी के साथ भी रहे, और ब्राह्मण चले गए बीजेपी के साथ। अब क्या हो रहा है, खासतौर से हाल के वर्षों, जैसे मैंने कहा ना आपसे, कि मुसलमान बड़े पैमाने से कांग्रेस की तरफ से वापस आ रहा है। जैसे महाराष्ट्र में अभी हम थे, मुंबई में थे, हमसे कुछ लोगों से बात हुई, वहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो पुराने छात्र थे, वहां उनका एक यूनियन है, वो लोग हमसे मिले थे वहां पर इस्लाम जिमखाना में। तो उन लोगों की बातों से जो लग रहा था कि भाई अब लोग कांग्रेस की तरफ लौट सकते हैं। तो अगर कांग्रेस की तरफ लौट रहे हैं मुसलमान, तो फिर दलित भी लौट जाएगा कांग्रेस के साथ। ये बात मायावती जी भी अच्छी तरह से जानती है। खड़गे जी के नाम पर हो या ऐसे भी, मायावती जी से पूरी तरह से निराश हुआ है दलित समुदाय जो उत्तर प्रदेश का है। कुछ ही लोग रह गए हैं जो उनके साथ टिके हुए हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर दलित जो है कुछ समाजवादी पार्टी के साथ, कुछ कांग्रेस के साथ, हमको लग रहा है चुनाव आते आते कांग्रेस के साथ लामबंद हो जाएंगे। और अगर बंद हो गए तो ब्राह्मण भी उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ के कारण भाजपा से नाराज है। नरेंद्र के कारण नहीं नाराज है, लेकिन आदित्यनाथ की जो नीतियां हैं वहां पे, जिस ढंग से ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है या ब्राह्मणों के उत्पीड़न के समाचार आ रहे हैं, तो उसको लेकर के ब्राह्मण भी नाराज है। तो अगर ये गठजोड़ बन जाता है ब्राह्मण, दलित और मुसलमान का, तो मुझे लगता है कि फिर तो कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। मायावती जी को इल्हाम हो गया है, इसलिए वो समझौता करेंगे कि नहीं करेंगी, लेकिन उनका जो चुनाव से पहले